महती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपके घर में इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, फैसलाबाद की सूरत हाल की बात की जाए तो कोरोना के मरीज पहले से बनिस्बत कम नजर आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसका क्रेडिट जो है वो इंतजामिया को जाता है, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से बड़े ही मुस्बत अंदाज के अंदर एसओपीज को फॉलो किया गया है। अगर इसकी मिसाल मैं आपको देता चलूं तो मिसाल इसकी ये होगी कि खास तौर पे घंटाघर के 8 बाजारों की बात की जाए तो 8 बाजारों के अंदर तजावजात भी खत्म कर दी गई हैं, पार्किंग को भी बाहर निकाल दिया गया और इसके साथ साथ जितनी भी शॉप्स हैं वहां पे, जितने भी कारोबारी मरकज हैं वहां पे इस चीज को लाजमी करार दिया गया है कि जितने वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं वो भी एसओपीज को फॉलो करें, फेस मास्क का इस्तेमाल करें, सफाई सुथराई का खास तौर पे ख्याल रखा जाए ताकि कोरोना वायरस के एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होने के चांसेस को कम किया जा सके। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जिले इंतजामिया की जानिब से बाकी शहर के अंदर भी एसओपीज को लागू करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हों जहां से होम डिलीवरीज जा रही हैं, क्योंकि अभी रेस्टोरेंट्स को ओपन नहीं किया गया डाइन इन के लिए, तो वहां पे होम डिलीवरीज जो हैं वो जा रही हैं। इस हवाले से एसी सिटी अयूब बुखारी का यहां पे नाम लेना चाहूंगा, बड़े मुतहरक नजर आते हैं और बहुत सारी दुकानें उन्होंने एसओपीज की खिलाफ वर्जी के ऊपर सील भी की हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हों या फिर इसके साथ साथ ऑक्सीजन महंगी बेचने वाली दुकानें हों या इसके साथ साथ फिर दूध जो है वो क्वालिटी वाला ना बेचने वाली दुकानें हों, फल फ्रूट बेचने वाले। प्राइस मजिस्ट्रेट भी आजकल काफी मुतहरक नजर आते हैं, मुख्तलिफ बाजारों का रुख करते हैं, मुख्तलिफ रोड्स का रुख करते हैं जहां पे फ्रूट और वेजिटेबल्स की शॉप है उनके ऊपर जाके चेकिंग की जाती है कि आया गवर्नमेंट की दी गई लिस्ट के मुताबिक, उनके दिए गए नरखों के मुताबिक जो है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को सेल किया जा रहा है या महंगा किया जा रहा है। तो ऐसे शख्स जो कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं उनको खास तौर पे महंगा बेचते हैं, क्योंकि पिछले दिनों कल खबर भी इस हवाले से चली है कि सब्जियां जो हैं वो बहुत महंगी हो गई हैं, रेट्स ऑलरेडी उनके महंगे हो गए हैं और इसके साथ साथ जो दुकानदार हैं वो रही सही कसर अपना कुछ मुनाफा कुछ प्रॉफिट एक्स्ट्रा रखने के बाद निकाल लेते हैं। इसी के ऊपर जिले इंतजामिया मुतहरक थी। प्राइस मजिस्ट्रेट चाहे वो रियाज अंजम हो या दीगर प्राइस मजिस्ट्रेट दीगर शहरों के अंदर हों जिनके अंदर तानलिया वाला, समुद्री, टोबा, जंग, चनियोट आ जाता है, उनके अंदर काफी मुतहरक नजर आ रहे हैं और उनकी जान से कार्रवाइयां भी की गई हैं। कई दुकानों को बंद किया गया है, कई दुकानों को जुर्माने किए गए हैं। इसलिए जनाब जो हमें सुन रहे हैं और जो नाजायज मुनाफाखोरी करते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट के जरिए, उनको पैगाम देता हूं कि इस तरह मत कीजिए, ये सूरत हाल बड़ी संगीन है, हमें अपने अवाम के साथ तय करके चलना है और जो गवर्नमेंट के निर्ख तय किए जाते हैं उस मुताबिक हमें चीजें सेल करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे कार्रवाई आपके खिलाफ होती है, जुर्माना भी होगा और आपकी दुकान को सील भी कर दिया जाएगा। इसलिए लिहाजा मैं तो यही दरख्वास्त करूंगा कि किसी किस्म की नाजायज मुनाफाखोरी ना करें ताकि अल्लाह ताला की खुशनुदी भी हासिल कर सकें और जो अवाम है उनकी खुशनुदी भी हासिल कर सकें। तो इसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमने बिलाल को दावत दे रखी है, हमारे एंकर पर्सन है सिटी 41 के। वेलकम करते हैं बिलाल आपको शो के अंदर। खास तौर पे बिलाल, बात की जाए फैसलाबाद के 8 बाजारों की, बड़ा जबरदस्त सूरत हाल नजर आती है और ट्रैफिक के मामला जो कि अजलों से हल नहीं हो रहे थे, चाहे वो तजावजात के हों या ट्रैफिक के हों, वो अब मुकम्मल तौर पर हल होते नजर आते। देखना यह है कि लॉकडाउन खत्म हो जाता है मुकम्मल तौर पर और उसके बाद जो कोरोना की सूरत हाल है ये भी नॉर्मल हो जाती है, क्या उसके बाद भी ये बाजार इसी तरह रहेंगे? आई थिंक सो हनान, जिस टॉपिक पे आपने बात की, आप कभी भी ताजरों से बात करें या इन लोगों से बात करें तो वो इस बात के ख्वाहिशमंद पहले भी थे, ये सिस्टम ऐसे ही चलना चाहिए। लेकिन बिलाल वो पहले थे, वो हमारे चेहरे पे थे, लेकिन यकीन जानिए इंटरनली कोई भी नहीं था चाहता कि तजावजात खत्म हो। उसकी वजह यह थी जिस दुकान के आगे तजावजात लगाई जाती थी, जो शख्स उस पर काबज होता था वो दुकानदार को किराया पे करता था। अब इसकी जीती जाती मिसाल मैं आपको दे देता हूं, अभी भी, मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि अभी नहीं, अभी भी जंग बाजार में चले जाएं, जितने ख्वांचा फरोश हैं, जितने रेडी बान हैं, जिन्होंने दुकानों के बाहर अपनी रेडियां और सब्जियां लगाई हुई हैं, वो पीछे दुकानदार को महीना 50,000, 60,000, 70,000 पे कर रहे हैं। तो ये तो लेकिन हनान, मेरा बुनियादी सवाल ये होगा कि वो एसी साहिबान और वो मार्केट कमेटी के जो नुमाइंदगान हैं वो क्या करते थे तब? डेफिनेटली अगर पैसे उधर जाते थे तो इनकी जेबों में भी जाते थे। जब इनकी जेबों में जाते थे तो मैं उसे पैसे नहीं, लालच, रिश्वत नहीं कहता, मैं उसे भत्ता कहता हूं। तो भत्ता तो ये लेते रहे हैं, तो अगर अब ठीक हुआ है तो ये भी ताजरों की मरहून मिन्नत है। मैं इस चीज को, ठीक है ताजर गलत थे, मैं ये नहीं कह रहा वो सही थे, मैं कह रहा हूं गलत थे तो उन्हें गलत किया गया था। उन्हें कौन इस तरफ लेके गया?
उनको तो नहीं पता था ये ठेले लगाने के मैंने पैसे देने हैं। डेफिनेटली कभी तो ये काम शुरू हुआ है, वो काम शुरू होते होते यहाँ तक पहुंचा कि जेबें गर्म होती रही, कारोबार चलता रहा, गैर कानूनी कारोबार चलते रहे, और फैसलाबाद का हुसन, फैसलाबाद की तारीखी, फैसलाबाद के 8 बाजारों की रौनकें जो असल सूरत हाल है वो बिगड़ती गई। लेकिन जैसे जैसे अब ताजरों के इत्तेहाद के साथ ही सब कुछ मुमकिन हुआ है। अगर हुकूमत कहे जी हमने डंडे के दौर पर करवा लिया है, तो ये डिक्टेटरशिप नहीं है, ये तो एक जमहूरियत का दौर है, और जमहूरी दौर के अंदर प्यार से टेबल पे बैठ के सब कुछ होता है, और टेबल पे बैठ के। लेकिन मौजूदा सूरत हाल का काफी जबरदस्त फायदा हमारी जिले इंतजामिया ने उठाया कि बाजार तो बंद है, अब शर्तें भी मनवा ली जाएं। अब शर्तें वो वक्त की जरूरत तो थी, लेकिन यही शर्तें अगर आगे लेके चलते हैं तो इससे हमारे बाजार जो हैं वो मसाली बाजार बन सकते हैं, घंटाघर के 8 बाजार, क्योंकि ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। क्योंकि बहुत सारे बाहर के मुल्कों से जब लोग आते हैं, सिटी टू सिटी विजिट करते हैं, तो हमारी सिटी की पहचान घंटाघर है। बहुत सारे फॉरेनर्स वहां पे आते हैं उसे देखने के लिए, लेकिन वहां की सूरत हाल देख के बहुत परेशान हो जाते हैं। हनान, इसके अंदर एक मेरा बुनियादी सवाल ये होगा, जिला इंतजामिया से अगर कोई भी इसे प्रोग्राम को इस वक्त वॉच कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, तो मेरा तो एक बड़ा एक तल्ख सवाल है कि आखिरकार जलवी मार्केट के साथ एक दोस्ताना और बरादराना रवैया क्यों इख्तियार किया जा रहा है? क्या वहां कोई कोरोना नहीं आना, या कोरोना बता के गया है एसी को या डीसी को कि हमने जलवी मार्केट को माफ कर दिया, बाकी सब जगह आना है? या फैजुल्ला कमोका का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि उसके हल्के के उसके घर के सामने वाली मार्केट जो है, जहां अगर किसी को भी बहाम हो तो 5 बजे के साथ मेरे साथ चले जाए, 2 घंटे वहां गुजारेंगे 5 से 7 बजे तक। अगर आपको एक लेन से ऊपर खुली वहां नजर आ जाए, जो 3 लेन की रोड है, और चौथी लेन के ऊपर वहां रेडियो की जगह मौजूद है, उसके अलावा ठेलों की जगह मौजूद है, दुकानें मौजूद हैं, तो आखिरकार क्या वहां से कोरोना की कोई लड़ाई हुई है कि वहां कोरोना ने जाना नहीं है, जो उनके वहां मुज़ाकरात काम है? अच्छा, वहां पे गैर कानूनी पार्किंग भी है बहुत शदीद। और ये देखें, कई बार ये चीज नोटिस आ चुका है, सरकारी स्कूल के बाहर दीवार के साथ किसी किस्म का कारोबार या रेडी नहीं लगेगी, लेकिन आप वहां स्कूल देने ढूंढी वाला मुकम्मल तौर पर साथ पैक है। और ये कमोबेश आप शुरू हो जाते हैं शेल के पेट्रोल पंप से लेकर थ्रू आउट आखिरी स्टॉप तक ये यही सिचुएशन है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये एक जैसे जहालबंद इन्होंने अभी भी की हुआ है, तो आप जो है ना दोहरा मेयार वो नहीं अपनाना चाहिए। 8 बाजारों के हम थोड़ी खूबसूरती की तरफ आ जाते हैं, तो ये तो पहले दिन से हमें होना चाहिए था। आप देखें, लिबर्टी मार्केट लाहौर है, पार्किंग बाहर लगती है, अंदर कैसे आप सुकून से शॉपिंग कर सकते हैं, ठेले भी लगते हैं, सब कुछ लगता है, लेकिन जब पैदल चलने की गुंजाइश होगी ना, फिर ठेले तंग नहीं करते। आप यही पार्किंग रखें, पार्किंग प्लाजा अपना मुकम्मल कर लें, इसके अलावा पार्किंग के जितने आपको बंद हो। आपने एक चीज है ना नोट की होगी, पीटीसीएल एक्सचेंज फिलहाल अगर ठेले लगाने ही है तो क्यों ना गवर्नमेंट इन 8 बाजारों की ठेले लगानों का कोई बोली करवाई जाए, वो भी लगाई जाए, खूबसूरत अंदाज अपनाया जाए। जैसे मैंने आपको लिबर्टी मार्केट का एग्जांपल दी है ना, ये आपको मार रोड की एग्जांपल दी है, तो आपने देखा होगा वहां ठेलों की एक शक्ल है बड़ी मुख्तलिफ खूबसूरत। फॉर एग्जांपल जैसे रेलवे स्टेशन फैसलाबाद के ऊपर ठेले लगते हैं, लेकिन वो ठेले रेलवे ने डिजाइन करके दिए हैं, उसके अंदर बैठ के आप लगा सकते हैं, वहां से आप शॉपिंग, वो एक मॉडर्नाइज वे है। यही मैं कह रहा हूं कि अगर आपने डी ग्राउंड के लिए भी 10 साल पहले का ये प्लान बना हुआ है कि जो हमारी अपर लेन है सिर्फ उसे ट्रैफिक के लिए, बेसिकली डी ग्राउंड डबल लेन थी, 1 वे था, लेकिन ये इसे 1 वे की बंद इसलिए किया गया, सिर्फ थ्रू 2 वे को बंद करके 1 वे इसलिए किया गया कि बाहर पार्किंग रख के अंदर वाली साइड जो होगी वो पैदल सफर करने वालों के लिए होगी, शॉपिंग करने वालों के लिए होगी, और दरमियान में राहदारियां भी बनाई ग्रीन बेल्ट के अंदर। लेकिन वो सब कुछ कहां गया? 10 साल से वो रोड भी 1 वे हो गया है, लोगों को अजियत में भी डाला हुआ है, लेकिन आपका प्लान नहीं हो सका। आप देखें लाहौर के अंदर और बाकी शहरों के अंदर ये चीजें अपनाई गई हैं। अगर आप मुझे सिर्फ एक बता दें, पीटीसीएल एक्सचेंज से लेकर भवाना बाजार तक बाहर आपके रोड है जो पार्किंग के लिए, आपको पता है अंदर पार्किंग बना है, तो वहां पार्किंग क्यों नहीं होती थी? वहां बैंकों वाले अपनी अपनी गाड़ियां लाके लगा देते थे छांव में, और वो पर्ची काटी जा रहा था। पार्किंग कंपनी की आप क्या बात करते हैं, वो क्या करेंगे? अभी तक पाकिस्तान फैसलाबाद पार्किंग कंपनी का 1 रुपया भी पाकिस्तान के खजाने में जमा नहीं हुआ। अच्छा, इनका ऑडिट भी नहीं हो रहा? पिछले दिनों सुनने में आया था कि ऑडिट होगा, ऑडिट भी नहीं होता, और समझ नहीं लगती कि ये करोड़ों रुपया इकट्ठा कर रहे हैं पूरे शहर से, मुख्तलिफ मकामात से, कहां जा रहे हैं, कौन है जो इसको किस तरह से चला रहा है। और सबसे बड़ी चीज इसमें वो ये है कि कोई जो बंदा होता है, मनमाने बंदे रखे होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कोई वैकेंसीज नहीं है, मतलब ये मुतलका महकमा मनमाने बंदे रखे होते हैं, जो दिल चाहता है उठा के रख लेते हैं उसे दिहाड़ी पे, और दिहाड़ी पे रखने के बाद वो जितनी मर्जी पर्चियां काट रहा है, और उसने उसी तरह की पर्चियां एक अपने साथ भी बनाई होती हैं, वो भी बीच बीच में देता चला जाता है। अब कितने पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, कहां कहां से हो रहे हैं, कोई अता पता नहीं है। अब मैं पिछले दिनों की अब आपको बता देता हूं
कि जब लॉकडाउन खुला था, कचहरी बाजार के अंदर जितने भी पार्किंग माफिया थी, इनको मैं पार्किंग माफिया कहता हूं, फैसलाबाद पार्किंग कंपनी वाले नहीं कहता। उसकी वजह यह है कि जितने मुलाजमिन थे उनमें से कुछ मुलव्वस निकले इस चीज में कि नया मोटरसाइकिल जो खड़ा करके जाता था उसकी चाबी दे जाते थे उसको, और वो ठीक करने के बहाने, सही जगह पे पार्किंग के बहाने, वो लगाने के बहाने वो जाता था, उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवाता था। वो बंदा जब रेगुलर आना शुरू होता था, 15 दिन बाद उसका मोटरसाइकिल चोरी हो जाता था। सीसीटीवी में वहां के ताजरों ने कैप्चर किया कि यहां पे जो पार्किंग कंपनी के मुलाजमिन है वो मुलव्वस है चोरियों में। थाना रेल बाजार में अभी भी आप जाके देख सकते हैं, उनकी एफआईआर काटी गई है कि आपके मुलाजमीन इस चीज में मुलव्वस हैं, जिसके बाद ताजरों ने मिलकर कचहरी बाजार से पार्किंग कंपनी के जितने भी मुलाजमीन हैं उनको भगाया, और उन्होंने कहा कि यूनियन इसे कंट्रोल करेगी, पार्किंग कंपनी कंट्रोल नहीं करेगी। जब इनका रवैया ही ये रहेगा, जब चोरियों में मुलव्वस होंगे, करप्शन में मुलव्वस होंगे, और जो इनके बड़े अफसर थे उनके साथ जब राब्ता करने की कोशिश की गई तो वो कतरा रहे थे बात करने से। अब कतरा क्यों रहे थे? अगर वो इस चीज में मुलव्वस नहीं है तो वो क्यों कतरा रहे हैं? जिस मुलाजिम को पकड़ा गया बिलाल, उसका यह कहना था कि रिश्वत जो है वो ऊपर तक हमारे अफसरों तक जाती है। उसने बजाते खुद इस चीज का इतराफ किया, और जब अफसर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मुनासिब ही नहीं समझा बात करना। यानी उनको डर था कि ऐसे तलक सवालात किए जाएंगे जिससे उनकी पकड़ हो सकती है। अनंत, पार्किंग का तो इशू आपका सवेरा, आप चैनवन रोड पे चले जाएं, आप कोहिनूर में चले जाएं, पार्किंग कंपनी वाले मौजूद हैं। खासतौर पे डी ग्राउंड की फिर मैं एक मिसाल दूंगा, क्योंकि डी ग्राउंड हमारा 8 बाजारों के बाद सबसे बड़ा हब है, जहां तजारती मरकज जिसे कहा जाता है, जहां सबसे ज्यादा लोगों का रश होता है, पोश एरिया जिसे कहते हैं, जहां लोग ज्यादातर इजीली खाने पीने के लिए और कुछ दुकानों के लिए, क्योंकि वहां डिजाइनर से लेकर, डिजाइनर आउटलेट से लेकर एक मेडिकल स्टोर तक, और फिर मेडिकल लैब से लेकर मोबाइल प्लाजा तक सब कुछ मौजूद है, वहां ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है। तो लोग वहां आते हैं। आपको पता होगा वो नुक्कड़ पे जहां 5 शॉप्स हैं वहां कभी गाड़ी खड़ी होती है, इवन के सब कुछ ठीक है, आपकी पार्किंग भी बनी हुई है, लेकिन वहां क्यों खड़े नहीं हो पाते? सिर्फ इसलिए आपको वहां मौजूद ही नहीं है पार्किंग करवाने वाला, जहां दिल करता है 3-3 लेन गाड़ियों की लगी है, पीछे लेन बंद होती है, हॉर्न लोग मार रहे हैं, और वो करी जाने को पूछने वाला नहीं। जब आपकी अपर लेन्स बनी हुई हैं पार्किंग की, अगर वहां आपकी पार्किंग लगे और दरमियान में से सिर्फ आपकी एग्जिट और एंट्री हो, आप वेरी फर्स्ट एड वो मस्जिद के पास से 15 के ऑफिस के पास अगर आप अपना बैरियर लगा के वहां एक पर्ची दें और एग्जिट वो इस तरफ से हो, तो पीटीसीएल एक्सचेंज की तरफ से, तो आपको मसला तो हल हो जाता है। फिर टेंशन किस चीज की है? या अगर उसने जाना हरियाणा चौक में तो वहां आप 2 बैरियर लगा दें, जो इधर से एंट्री करेगा इधर से पैसे दे दे। अब आप सिर्फ मैनेजमेंट का मैंने देखिए, मैं हनान इस बात पे हैरान हूं कि चीजें बनी हुई हैं, चीजें बनी है, सिर्फ एंट्री एग्जिट पर बंदे खड़े करने वो भी नहीं हमसे हो रहे। हम शायद मैनेजमेंट में इस हद तक पुअर हैं कि जो चीजें हमें बनी बनाई मिल रही हैं उनको भी कैटर करने के लिए, उनको भी चलाने के लिए हमें अभी भी कोई मुश्किलात जो हैं वो लग रही हैं। और ये यकीनन तौर पे फैसलाबाद के लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त पार्किंग बना हुआ है। जब कहीं जलसा हो जाता है धोबी घाट के अंदर तो ये कहते हैं गाड़ियां कहाँ लगानी है, जिस यूनिवर्सिटी खुलवा लें। तो जब आपके पार्किंग प्लाजे और ये चीजें नहीं बनी, बिलाल, इतने पैसे इन्होंने बाजारों में से इकट्ठे किए हैं, रोजाना की बुनियाद पे हजारों मोटरसाइकिलें जो हैं और सैकड़ों गाड़ियां, सिर्फ कचहरी बाजार की बात कर रहा हूं, बाकी बाजारों की वहां पे लगती हैं। एक बाइक वाले से अगर आप 10 या 20 रुपए चार्ज करते हैं और गाड़ी वाले से 30 रुपए चार्ज करते हैं, तो ये लाखों रुपए रोजाना की बुनियाद पे कमाई करते हैं आप। और लाखों रुपए अगर रोजाना की बुनियाद पे कर रहे हैं, यकीन जानिए यही पार्किंग कंपनी अपने बजट में से घंटा घर के 8 बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए और लगवा के उसका कंट्रोल रूम बनाए, वहां से सबको मॉनिटर भी कर सकती है और यह भी दे सकती है कि अगर जो बाइकें महीने के अंदर 30 बाइकें चोरी हो रही हैं तो वो कहां से चोरी हो रही है। हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि एक कोई मैकेनिज्म होना चाहिए बड़ा खूबसूरत सा। टांगा जो होता था ना, टांगा घोड़ा हमारा एक बड़ी रवायत थी और एक कल्चर था। मेरे ख्याल में अगर पार्किंग प्लाजा जो कि साबिक मेयर हाउस वाली जगह पे ये बना रहे थे, वहां अगर वो प्लाजा बन जाए एमसी कोतवाली स्कूल के साथ, एक अच्छा मतलब खूबसूरत जिसमें अच्छी कैपेसिटी हो गाड़ियों की, तो कितना अच्छा लगे कि आप अमीनपुर बाजार के बाहर पे झंग बाजार के जो मेन 4 बाजार है वहां 2-2 3-3 टांगे खड़े हों, कार्ट हों, उसमें बैठ के आप जाएं, जबरदस्त बना सकते हैं। कोई ऐसे पोनी घोड़े जो होते हैं वो छोटे-छोटे, और फिर हमारी तारीखी मकामात 4-5। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद हमें एक और रिपोर्टर हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं फजील, उन्होंने ज्वाइन किया है। फजील जो हैं वो कांग्रेस की बीट करते हैं और ताजरों को डील करते हैं, इसलिए खास तौर पे आज घंटाघर के 8 बाजारों की बात हो रही है, तो फजील का साथ हमारे होना काफी जरूरी था। फजील, क्या कहेंगे आप, घंटाघर के 8 बाजारों के अंदर जो तजावजात और पार्किंग को खत्म किया गया है, लॉकडाउन के बाद जब कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, सूरत कुछ ऐसी ही रहेगी या फिर आहिस्ता आहिस्ता वही सिस्टम शुरू हो जाएगा? देखिए हनान, आहिस्ता आहिस्ता शुरू नहीं होगा। अभी 2 दिन गुजरे हैं और आप बाजार में जाके देखेंगे कि इतना रश और मोटरसाइकिलें, लोडर रिक्शे, गाड़ियां, यानी शुरू हो गया। हर चीज बाजारों में फिर रही है। कहीं भी आपको नजर नहीं आता कि कोई भी व्हीकल फ्री बाजार है। पार्किंग वैसे ही लगी है। दुकानदारों से पूछ लें, वो कहते हैं जो बुजुर्ग आदमी है वो मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं। इतना रश देखने को मिल रहा है। और जब अमीनपुर बाजार सिर्फ एक एंट्रेंस दी गई है कि कुछ जो टाइम टेबल एक बनाकर दिया गया है ताजरों को कि इस टाइम आप अपनी लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं, लेकिन सारा दिन रक्शे लोड हो के अंदर जाते हैं, फिर अनलोड करते हैं, वो अंदर से लोड हो के बाहर वापस आते हैं और इतना रश नज़र आता है आपको कि अब कहीं भी अगर दुकानदारों की बात की जाए, ख़ास तौर पे जो सूत्र मंडी के ताजर हैं उनकी जानिब से ये एक उम्मीद की जा रही है कि शायद इसको ज़िंदगी भर के लिए व्हीकल फ्री कर दिया जाए बाज़ारों को, क्योंकि उसकी वजह से रश ज़्यादा बढ़ता है। ना सिर्फ शहरियों को बल्कि दुकानदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, जंग बाजार में रश नहीं कम हो पाता, आखिर उसकी वजह क्या है? इवन अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड का ऑफिस भी मरकजी वहां पे है, इसके बावजूद भी मतलब दावे तो बहुत किए जाते हैं, आखिरकार वहां से रश क्यों नहीं कम किया जाता? देखिए उधर आप देखते हैं कि ज़्यादा जो ठेले हैं वो 8 बाज़ारों में सबसे ज़्यादा जंग बाज़ार में नज़र आते हैं, सब्जियों के, फ्रूट्स के। वहाँ से रश ख़त्म करना बहुत बड़ा चैलेंज है इंतज़ामिया के लिए। अगर आप जंग बाज़ार से रश ख़त्म करवा सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप 8 बाज़ारों को रश से पाक कर सकते हैं। जंग बाज़ार में तो आप देखेंगे कि जब लॉकडाउन था ना, तब भी वहां 8 बाजार बंद थे, तब भी वहां पर रश होता था। असल में उनके पास एक बड़ा एज है ना, वो ये है कि फ्रूट और वेजिटेबल्स वहां पे लगी होती हैं और इन दुकानों को बंद करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन दुकानों को बंद करने की इजाजत नहीं थी, वहां पे तो ठेले और रेहड़ियां लगी। देखें, वो ठेलों और रेहड़ियां जो फ्रूट्स की थी ना, उनकी आड़ में कई ऐसे दुकानदार थे जिन्होंने अपने आगे फट्टे जो दुकानों के आगे पड़े थे वो नहीं उठाए थे और वो उनकी आड़ में अपना कारोबार जारी रखे थे, जिसमें कुछ कपड़ों की दुकानें हैं, गारमेंट्स की दुकानें, उन्होंने अपने वो फटे वगैरह रेहड़ियां आगे लगाई रखी। और देखने वालों को सिर्फ ये था कि ये तो सब्जियों वाली दुकानें हैं, सब्जियों की रेहड़ियां हैं, फ्रूट्स की रेहड़ियां हैं। और हालांकि वो तमाम जो उधर दूसरे दुकानदार थे उन्होंने भी तजावजात ख़त्म नहीं किए। अब तजावजात तो दुकानदारों ने ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन अब देखना ये है कि क्या जब ये इमरजेंसी कोरोना की ख़त्म होगी उसके बाद भी ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा हनान के जो दुकानदार अपने आगे को फटा या को रेडी लगवाता है उसका वो किराया लेता है और कोई भी नहीं चाहता कि मेरा कोई जो 30-30, 40-40 हज़ार रुपया दुकानदार जो हैं वो एक रेडी वाले से चार्ज करते हैं। मतलब इतनी कमाई वो कर लेते हैं, मैं तो परेशान होता हूँ, ये किस तरह से पे करते हैं? आप देखें कि वो जो कचहरी बाजार है ना, कचहरी बाजार में मोबाइल की दुकान के आगे ये इतना फटा होता है जिसका 50,000 रुपया दे रहा होता है एक फटे वाला, और हर दुकानदार ने 2-2 लगवाए हैं, एक इस साइड पे एक इस साइड पे। अब मुझे ये बताएं कि जिस बंदे को सिर्फ उन छोटे छोटे फट्टों से 1 लाख रुपया एक माह का आ रहा है, वो कैसे चाहेगा कि मेरा वो 1 लाख बंद हो जाए आना? वो कभी भी नहीं चाहेगा। बस ये 2-4 हफ्तों की बात है, ईद के बाद जब दोबारा से मार्केटें ओपन होंगी, कोरोना थोड़ा बहुत लगेगा कि अब ख़त्म हो रहा है, वो उन्होंने अपनी रूटीन पे आ जाना। इंतज़ामिया ने भी फिर कहना है कि चलें ठीक है, कोई मसला नहीं। अब देखें कि इंतज़ामिया ने खुद कहा है कि हम कोई भी मोटरसाइकिल या रिक्शा नहीं जाने देंगे बाज़ारों में। क्या उधर जाके इंतज़ामिया नहीं देख सकती कि वो रिक्शे, मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, हर चीज़ वैसे ही फिर रही है? और आप यकीन करें कि अमीनपुर बाज़ार में आप जाएंगे ना 12 बजे के बाद, इतना रश आपको नज़र आएगा कि लोगों को अभी तक ये ही नहीं पता कि मोटरसाइकिल या गाड़ी की एंट्री बंद कर दी गई है बाज़ारों से। आप कैसे इनको मना कर सकते हैं? अब उधर पुलिस वाले खड़े हैं, कोई उनको भी कोई खबर नहीं है। वो एक घंटा। आप क्या कहेंगे, लीनियट क्यों हो रहे हैं इस मामले के अंदर? मतलब एक सिस्टम अगर अच्छा शुरू कर दिया उसे कंटिन्यू रखना चाहिए। हनान, थोड़े दिन पहले हम एक बहस कर रहे थे
बहस भी वो बड़ी कारआमद थी कि शायद मेरे ख्याल में सिटी ट्रैफिक पुलिस नहीं ठीक होने वाली, उनके ऊपर वो ना वो ऐसी भैंस है जिनके आगे बीन बजाई जाए, उन्हें कोई असर नहीं हो, ना वो डांस करती है और ना वो असल लेती है। इसलिए क्योंकि आप पूरा शहर में दे लें, सिग्नल्स बंद पड़े हैं। अब ये 8 बाजारों के तरफ कौन खड़ा है? ना तो फजील ने खड़ा होना, ना ताजरों ने डंडे लेकर खड़े होना है। उनको तो देखें, मेरी बात सुने, ताजरों को खुला रास्ता मिलेगा, उन्होंने गुजर जाना है, मुझे मिलेगा, मैं भी गुजर जाऊंगा। वो अपने अच्छे शहरी होने के हद तक 80% ठीक कर लेंगे अमल। जो 20% फजील बात कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, उन्हें किसने रोकना है? वार्डन ने रोकना है, ट्रैफिक पुलिस ने रोकना है, तो वो नहीं रोक रही, वो जाने दे रहे हैं। फिर गलती किसकी है? अब वो पुलिस, पंजाब पुलिस जो है, वो वहां कुछ करे और लाठीचार्ज हो जाएगा, उनका भी जुरिडिक्शन ये नहीं बनती। ये जिसकी जुरिडिक्शन है वो क्यों नहीं कर रहे? क्या सिर्फ ये प्रेस क्लब और उसके पीछे जो इतराफ में जो लिफ्टर के साथ गाड़ियां उठाना, यही काम रह गया है ट्रैफिक पुलिस का? क्योंकि उसके पैसे डायरेक्ट पॉकेट में जा रहे हैं सिर्फ इसलिए। ये अब हमें भी गुर पता है आपके कि कहां से आप पैसे कमाते हैं, जो कि डायरेक्ट तौर पर सीटीओ साहब की पॉकेट में जा रहे हैं। वो आप काम बिल्कुल साहब इन्वॉल्व है इस चीज में। वो देखें ना, ये आप मुझसे ना कहें, ये आप पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में किसी भी सीटीओ से पूछ लें, जो लिफ्टर्स हैं उसके पैसे कहां जाते हैं। ये किसी भी वार्डन इंस्पेक्टर से पूछ लीजिएगा कि जो लिफ्टर के पैसे हैं वो डायरेक्टली कहां जाते हैं। इट्स नॉट अ गवर्नमेंट बेसिकली पॉकेट, ये हमेशा दूसरी पॉकेट में जा रहे होते हैं। लिफ्टर से गाड़ी उठाई, कौन से लिफ्टर से गाड़ी उठाने के बाद चलान मिलता है जी? गाड़ी तो वहीं छोड़ दी जाती है आगे जाके, जब वो बात और डायलॉग हो जाते हैं। तो लिफ्टर कभी आपने खराब नहीं देखे होंगे, और खासतौर पर ट्रैफिक पुलिस के लिफ्टर। लेकिन मैं वार्डन के सारे यकजहती इसलिए करता हूं, गर्मी इंतहा से ज्यादा है, और उनसे उनको जो छतरियां दी गई हैं, वो भी मैं सिटी ट्रैफिक इंतजामिया का इतना मशकूर हूं कि काली दे दी गई हैं। उन्हें कुछ वाइट छतरियां दें कि उन्हें छांव आए, उन्हें सुकून आए। आप तपती हुई धूप के अंदर तपती हुई छतरियां उन्हें मुहैया कर रहे हैं कि वो और झुलस के मर जाएं। उनको बीमारियां बहुत सारी हैं। आप ये देखें कि हमारे चौकों चौराहों के अंदर कौन सी फैसिलिटेशन है कि वार्डन छांव छोड़ के धूप में खड़े हों। डेफिनेटली कोई ऐसी मैकेनिज्म, कोई ऐसी चीज तो होनी चाहिए ना, वो वहां खड़े होके, कोई रॉड हो, उनके हाथ में स्टॉप बोर्ड हो, कुछ भी नहीं है। आप उन्हें खड़े कर देते हैं, वो अपने हाथों के साथ ठीक है करते हैं। कोई भी इस तरह की मोबाइल वैन नहीं है कि उनको पानी मुहैया करे, कोई खाने पीने की चीज मुहैया करे, क्योंकि अगर वो ड्यूटी छोड़ कागजों के अंदर जरूर जा रहा होगा, लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा होगा। और खास तौर पर वार्डन्स के मेरे ख्याल में इस गर्मी की, तपती गर्मी के अंदर शर्ट चेंज करनी चाहिए। जैसे पंजाब पुलिस के पास दूसरी कॉटन की शर्ट की इजाजत है ना, इन्हें भी कॉटन की शर्ट पहनने की इजाजत दीजिए। जितनी भारी वर्दी और गर्म वर्दी आपने दी हुई है, वो वर्दी पहन के जिसके अंदर पॉलिस्टर ऐड होता है, आप नहीं चौक में खड़े हो सकते, जिस्म जलता है उसके अंदर। और आप मुझे समझ नहीं आता असल में, हमारे पंजाब का एरिया देख के, यहाँ की सर्द और गर्म मौसम को देख के चीजें क्यों तैयार नहीं की जाती? शायद सर्दियों में वर्दी रिलीज कर दी जाती है और वो पहन लेते हैं, बाद में गर्मियों का समझ भी नहीं आता कि क्या करना है क्या। देखिए ना, सीपीओ फैसलाबाद खुद पहनते हैं, आरपीओ, उन्होंने बाकी एसएसपी ऑपरेशन पहन रहे होते हैं, उन्होंने सबको कहा हुआ है आप अपनी शर्ट्स दूसरी पहन लें, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आखिरकार वार्डन्स के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जाता है? और ये इस मामले में आपके बहुत सारे वार्डन्स, शायद वो कभी भी ऑफिसर है ना, सीटीओ अफसर शाही है, उसके खिलाफ बोल नहीं सकते कैमरे पे, लेकिन उनके इतराजात हमारे तक पहुंचते रहते हैं, उनकी शिकायतें पहुंचती रहती हैं। हर कोई तंग है, जैसे हम तंग हैं वैसे वो भी बेचारे अपने बड़े अफसरों से तंग हैं कि कुछ करके दिखाएं या हमें कोई ड्यूटी लगा दें। ट्रैफिक वार्डन्स तैनात किए जाते हैं बाजारों के बाहर कि आपने इन ट्रैफिक को अंदर नहीं आने देना, इसके बावजूद अगर बाजारों में ट्रैफिक देखने को मिले तो अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम जहां से क्रिएट हो रही है, जहां से ट्रिगर हो रही है, तो वो चौक है जहां पे बैरियर लगा के वार्डन वालों ने इसे बंद किया हुआ है, इसके बावजूद गाड़ियां जा रही हैं। अच्छा, मैं ये भी देखता हूँ दिहाड़ी तो लगती होगी वहां पे भी कि 100 रुपया पकड़ाया और अपना लोडर अंदर ले गए, माल भर के लाए और फिर ले गए। मतलब मना करने के बावजूद भी इस तरह का सिस्टम तो जारी होगा बिलाल? ऐसी चीजें तो हनान आप वीडियोज भी आती रहती हैं और बहुत सारी चीजें मंजरे आम पे हम खुद लाते रहते हैं कि ये चल रहा है, ये पुलिस वाले ये कर रहे हैं, वार्डन वाले ये कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली इस पे एक मैं प्रोग्राम वैसे भी सोच रहा हूँ कि सीपीओ और आरपीओ साहब से पूछेंगे आखिरकार कि एक एक थाने में हमें कोई साइकोलॉजिस्ट बिठाना पड़ेगा, एक एक वार्डन के लिए एक साइकोलॉजिस्ट लगाना पड़ेगा जो इनकी मेंटल ट्रेनिंग भी करे। इवन कि आप ये देखिए कि सीएसपी ऑफिसर हो या ये हो, इनकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग के बाद आते हैं, इन्हें प्रॉपर क्लासेस दी जाती हैं मैनेजमेंट के ऊपर। लेकिन मेरे ख्याल में इनसे ज्यादा अच्छी मैनेजमेंट फिर वो जो आवाम खड़ी होती है ना चौक के अंदर, वो आपस में देख के कर लेती है, लेकिन ये वो नहीं कर पाते। इसमें मैंने आपको ये कहा कि जब भी कोई गलती कोताही होगी नीचे वाले का सर चले जाएगा। लेकिन कभी जैसे फॉर एग्जांपल शेखपुरा के पास वो जो ट्रेन हादसा हुआ, आपने एएन मुअत्तल कर दिया जो मुतलका था, सॉरी आपने डीएन मुअत्तल कर दिया जो मुतलका था, लेकिन एएन मुअत्तल ने किया जिसकी जुरिडिक्शन बनती थी, जो वहां मौके पे पहुंचा नहीं, जिसकी गलती थी।
आप उस ऑफिसर को मुअत्तल करने की गलती नहीं है। बिल्कुल सेम यही है कि आप वार्डन को या इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर देंगे, या सेक्टर इंचार्ज को मुअत्तल कर देंगे, वजह नहीं है। आप इस पूरे मामले के ऊपर देखें कि इसको कंट्रोल करने में नाकाम कौन है। पूरे फैसलाबाद के 41 ने एक कंपेन चलाई थी सिग्नल्स के ऊपर, सिग्नल्स लग गए, नस्ब हो गए, अब कई सिग्नल्स टूट गए हैं, खराब हो गए, क्या वो भी 41 ने दोबारा खबर चलवा के ठीक करवाने? हम तो अपनी जिम्मेदारी अदा करते रहेंगे। अच्छा, लेकिन जब हम बोलेंगे तब तक है ना बिलाल के सीटीओ को खुद भी विजिट करना चाहिए 8 बाजारों का, वहां पे वार्डन्स किस तरह से काम कर रहे हैं, दीगर शहर के अंदर किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारा कश्मीर पुल अंडरपास का जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहां पे वार्डन्स किस तरह से काम चले कर मैं रहे हैं। आपसे सवाल एक पूछ लेता हूँ, कितनी देर होगी आपने देखा कि सीटीओ साहब ने कोई कारकर्दगी के ऊपर शाबाशी दी हो वार्डन्स को? ये भी कल सीपीओ ने दी है, ठीक है। तो जब आप सराहना नहीं है, उनको कोई इनामात नहीं देने, अच्छी कारकर्दगी पर अप्रिशिएट नहीं करना, तो कौन अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा? बहुत बहुत काबिल और महान अच्छे ऑफिसर हैं। एक वकास से मैं जानता हूं, एक इनके इस्माइल पीआरओ होते थे, दोनों सड़कों पे खड़े कर दिए। ये काबिल वो लोग थे जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना जानते थे, जो ऑपरेशन चलाना जानते थे। एक एजुकेशन यूनिट वाले को भी आपने रोड पे चलाना चाहते थे और उनको पता था कि सिस्टम को किस तरह से चलाना, आपने उन्हें रोड पे ला दिया। और रोड वाले कुछ, मैं ये नहीं कह रहा जिनको अंदर लाए वो गलत होंगे, वो ठीक होंगे, लेकिन आप देखिए ऑपरेशन मामला कुछ और होते हैं, रोड्स के मामला कुछ और होते हैं। बिलाल बहुत शुक्रिया आपके शो में आने के लिए। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले फजील के साथ और बिलाल के साथ गुफ्तगू जो चल रही थी वो खास तौर पे घंटाघर के 8 बाजारों के हवाले से चल रही थी। तो वहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो काफ़ी हद तक मुतासर हो चुका है। लॉकडाउन के बावजूद वहाँ पे एंट्री उनके बावजूद बंद करने के बावजूद भी लोग वहाँ पे जा रहे हैं। फजील की जान से ये बताया जा रहा था, लेकिन फिर भी बनिस्बत उसके जो मामला पहले थे बहुत बेहतर हैं, तजावज़ात ख़त्म हैं और पार्किंग के जो मामला थे उसके ऊपर थोड़ा सा मसला है, उसको भी हल किए जाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो फजील की तरफ दोबारा चलते हैं और देखते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। फजील, खास तौर पे घंटाघर के 8 बाजारों की बात की जाए तो ये पार्किंग माफिया वहाँ पे जो बैठा है, ये पार्किंग माफिया पहले जो था वो खास तौर पे फैसलाबाद पार्किंग कंपनी की जानिब से था, फिर बाद में यूनियन की जानिब से भी संभाला गया। लाखों रुपए यूनियन की जानिब से जो वहां से इकट्ठे किए जाते हैं पार्किंग की मद में, वो पैसे जाते कहाँ हैं आखिर? देखिए हनान, ये सोचने की एक बात है कि अगर पहले पार्किंग कंपनी पैसे लेती थी पार्किंग के, तो उसका नहीं पता चलता था कि वो किधर जाते हैं, वो हुकूमती ख़जाने में नहीं जाते थे। अब जो यूनियंस ने इसका ख़ास तौर पर कचहरी बाज़ार की जो यूनियन है, उन्होंने खुद संभाल लिया है कि जी हम इसको खुद डील करेंगे। अब वो पैसे क्या वो पार्किंग पे लगा रहे हैं, कोई फलाह के लिए खर्च कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, या जो सदूर सेक्टरीज हैं वो खुद खा रहे हैं पैसे, कोई समझ नहीं आ रही इसकी। और अब जो पार्किंग फ्री कर दिया गया बाजारों को, तो उसके बाहर जो बाजारों के लग रही है पार्किंग, आप देखेंगे कचहरी बाजार के बाहर वो जो गुमटी वाला रोड है, खाने वाला रोड है, और ट्रैवलिंग एजेंट्स जो जहाँ पे बैठे हैं वो पूरा रोड जो है वो पार्किंग से बराबर, वो ट्रैफिक उससे बहुत मुतासर हो रही है। इसके बाद जो प्रेस क्लब के साथ लगा रहे हैं, और सुनने में ये आ रहा है कि एक घंटे के चार्जेस कर रहे हैं अब, 1 घंटे के 50 रुपए ले रहे हैं मोटरसाइकिल के, ये सुनने में आ रहा है। आप देखेंगे ये कितनी नाइंसाफी है कि आप पहले 10 रुपए या 20 रुपए फीस होती थी और 1 घंटे का हिसाब नहीं था, आप 3-4 घंटे बाद या शाम को आकर मोटरसाइकिल लेकर जा सकते थे, और अब 1 घंटे के 50 रुपए आप मांग रहे हैं। और मजबूर हैं लोग, उन्होंने आखिर ख़रीदारी करनी है, अंदर जाना है बाज़ारों के, उन्होंने खड़ी करनी है मोटरसाइकिल, और 1 घंटे बाद आके वो 50 रुपए देते हैं, मोटरसाइकिल ले जाते हैं। मतलब कोई भी आपको कहीं भी चेक एंड बैलेंस नज़र नहीं आ रहा। इसमें ख़ास तौर पे पार्किंग कंपनी को देखना चाहिए। पार्किंग कंपनी में आप देखें कि कभी उनका एमडी नहीं होता, वो सीट खाली पड़ी होती है। कई ऐसे अफसरान हैं जिनकी सीटें खाली पड़ी होती हैं, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे जो नेग्लिजेंस है वो सामने आती है। इसके बाद अगर इंतज़ामिया अगर चाहे तो वो ख़ुद इस चीज़ में इन्वॉल्व होकर इसको दुरुस्त किया जा सकता है। आखिर इंतज़ामिया का ये फ़र्ज़ होता है कि शहर में कोई भी जो मामलात हैं, शहर के अंदरूनी मामलात, उनको डील करना है, देखना है कि कैसे चलाना है और शहरियों को कैसे रिलीफ देना है, किस हद तक शहरियों को कैसे। अच्छा, कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से क्या कहेंगे आप? खास तौर पे 8 बाजारों की बात की जाए, यहाँ पे बहुत सारे टेक्सटाइल के जो मालकान हैं उनकी आउटलेट्स भी मौजूद हैं।
एक्सपोर्टर्स भी मौजूद हैं। हमारी जो सूतर मंडी है वो एशिया की सबसे बड़ी कहलाती है कारखाना बाज़ार की। तो लोग जो हैं, जो ताजर हैं, वो उनका क्या कहना है? क्योंकि ये सुनने में आता है, उनका कहना है कि 3 दिन बंद रहती है, 4 दिन खुले रहते हैं, और जो 4 दिन खुले रहते हैं वहाँ भी कारोबार इस तरह का ही होता है कि बंद दिनों वाला ही हिसाब होता है। देखिए ना, 3 दिन, अब 2 दिन बंद किया बाज़ारों को, 3 दिन बंद किया, 4 दिन कारोबार चलता है। लेकिन उसमें वजह पता क्या आ रही है सामने? अब वजह ये है कि ख़ास तौर पर जो ज़्यादा आपको कारोबार 8 बाज़ारों में कपड़े का देखने को मिलता है, और उसके साथ सूतर मंडी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि वो धागा जब सूतर मंडी से जाता है लूमों तक, फिर कपड़ा बनता है, मार्केटों में वापस आता है। अब जब मार्केटों में कपड़ा वापस आता है तो आप देखते हैं कि जब कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो जाती है ना आवाम की, तो सबसे ज़्यादा मुतासर कारोबारी तबका होता है। जब आप देखेंगे किसी भी मुल्क में अगर कारोबारी तबका खुशहाल है ना, अगर वो खुश हैं, वो कहते हैं कि जी हमारा कारोबार ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी आवाम जो है वो खुश है, वो अपने जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात हैं उनसे हटकर उनके पास इतने पैसे हैं कि अच्छा, मौजूदा खराब हालात के अंदर सबसे बेहतरीन बाजार और कौन सा कारोबार है जो ज्यादा सेट जा रहा है? क्योंकि कुछ कारोबार हैं जिन पे बड़ी पीक आ गई है लॉकडाउन के बावजूद भी, और कुछ कारोबार ऐसे हैं कि लॉकडाउन की वजह से फीके पड़ गए हैं। देखें, ऐसे कारोबार वो तो रूटीन के हैं। अगर आप देख लें कि हजाम है, वो आपने कटिंग करवानी ही है, जैसे जैसे भी हालात हों, आप कटिंग करवाए बगैर लेकिन तो वो मेरे ठीक करना। दोस्त थे, ताजिर थे, उनके पास शर्फ मिला जाने के लिए घंटा घर के अंदर। तो जब मैं गया तो उनका कहना था कि मैं कराची था और पूरे 1 साल का माल जो है वो स्टॉक कर लिया गया गोदाम के अंदर, और ये सोचा गया कि लॉकडाउन की वजह से सूरत हाल जिस तरह की चल रही है, इसको साल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके बेचा जाएगा। तो कहते जब मैं कराची से वापस आया तो गोदाम के अंदर दाखिल हुआ तो सारा माल गायब था वहां से, मुझे लगा चोरी हो गया। तो जब मैंने अपने बेटे को कॉल करके पूछा तो उनका कहना था अबू जी सारा माल बेच चुके हैं। हाँ। यानी 1 साल का माल उन्होंने 2 हफ्तों के अंदर बेच दिया, विच मीन तेजी बहुत ज्यादा भी हुई है लॉकडाउन की वजह से। अच्छा, उसमें वजह पता क्या आती है ना, लॉकडाउन की वजह से जो छोटे कस्बों में आप देख लें, या छोटे जो स्टॉप्स हैं फैसलाबाद के, जो मुंसलिक जो तहसीलें हैं, उनमें जो छोटे शहर हैं ना, उनको ये था कि शायद लॉकडाउन अभी नहीं खुलेगा, हमारा कारोबार रुक जाएगा, हमसे अगर स्टॉक ख़त्म हो जाता है तो हम क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे, फ्री बैठेंगे। वो उन लोगों ने माल उठाए इधर से, शहर से। वो फिर उन्होंने कहा कि जब पहले जब 1 माह का माल उठाते थे, उन्होंने 2-2 माह का उठा लिया कि हमारा कारोबार ना रुक जाए। वो जिन्होंने इधर स्टॉक किया था, ये इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने ज्यादा पैसों में बेचा। इसकी आड़ में लॉकडाउन और ज्यादा माल भी बेचा है। उनका तो ये कहना था कि लॉकडाउन खुले ही ना, क्योंकि पक्के ग्राहक लगे हुए थे, दुकान खोलने की जरूरत नहीं थी, जिसका फोन आता था उसे गोदाम से उठवा के भेजते चले जा रहे थे। और अच्छा फजील, यहाँ पे मैं यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से लाजमी गुफ्तगू करना चाहूंगा। बहुत बड़ा इशू है कि वहां पे एशिया खुरोनोश जो है मौजूद नहीं होती, दालें गायब हो जाती हैं, घी गायब हो जाता है, चीनी गायब हो जाती है। गरीब अवाम जिनको सब्सिडाइज किया जाता है उन तक तो चीजें पहुंचती नहीं। और पिछले दिनों में खबरें भी ये सुनने को मिली कि यूटिलिटी स्टोर का आटा, यूटिलिटी स्टोर की चीनी आम जनरल स्टोर्स पे सेल की जाती थी। कितनी सदाकत है इसमें? देखें आप, हुकूमत कोई भी जब रिलीफ का ऐलान करती है, अरबों रुपए के ये रिलीफ की मद में ऐलान किया गया कि एशिया खुर्दोनोश पे दिया जाएगा रिलीफ आवाम को, लेकिन आटे पे दिया गया, आटा जी 804 रुपये में या 5 रुपये में सेल किया जाएगा, वही आटा 1050 रुपये में सेल हुआ। चीनी का रेट 70 रुपये ऐलान किया गया। वो कहीं भी आपको जो यूटिलिटी स्टोर से हटकर जो स्टोर्स उन्होंने जो किए थे ना कि फलां फलां स्टोर से मिलेगा, उन स्टोर से नहीं मिल रही थी चीनी। अब आप देखें कि मसाला जात की कीमतों में इतनी ज्यादा तेजी आ चुकी है, वही यूटिलिटी क्या बात है, क्यों इतनी तेजी आ रही है? देखें, ये रूटीन बन गई है हमारी अब हनान, मतलब हर महीने बाद हमने रेट बढ़ा देना है। महीने बाद में, खास तौर पर जब हमारा कोई त्यौहार आता है ना, उस त्यौहार पे बहुत ज्यादा तेजी आ जाती है। अब जैसे बड़ी ईद आ रही है आगे, वहां पे क्योंकि मसालों की भी जरूरत पड़ेगी, और प्याज, टमाटर, अदरक, ऐसी जो चीजें हैं वो आप देखेंगे कि जो 100 रुपए में थी वो 200-200 तक जाके उसकी कीमत पहुंच जाएगी। ऐसी चीजें आप देखें कि खास तौर पर अगर दूसरे ममालिक की आप बात कर रहे हैं, उनका कोई भी त्यौहार होता है तो खास तौर पर वो उन त्यौहार के लिए चीजों जो सस्ती कर देते हैं। और खास तौर पर जो ये ईद आती है ना, जब
वो मुसलमानों के लिए भी बाहर के ममालिक में चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं कि इनका त्यौहार है, वो आसानी से ये खुशियाँ समेट सकें। और हमारा इधर हिसाब पता नहीं कैसा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इंतजामिया क्या क्रिसमस के करती है? ऊपर अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी सेल लगाई जाती है, दीगर मुल्कों के अंदर लगाई जाती है, हर चीज पे डिस्काउंट उनकी जानब से दिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर इस सूरत हाल को बरक्स देखा जाता है कि जब कोई त्यौहार आता है या मुसीबत आती है, चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है। अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर कोरोना वायरस जो है, इसके बढ़ने की वजह से जितना बूम मेरा ख्याल है कि मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर आया है, मेडिकल स्टोर्स पे आया है, चाहे वो मास्क की सूरत में हो, हैंड सैनिटाइजर की सूरत में हो, डिस्प्रिन की सूरत में हो, या दीगर जो हैं वो थर्मामीटर ले लें। थर्मामीटर जो 40-50 रुपए का आपको पता मिलता था, अब 190 रुपीज का वो मिल रहा है थर्मामीटर। अब वो भी कितनी तेजी स्टैंडर्ड क्वालिटी का, स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं है अच्छे वो, जो मतलब 40-50 रुपए का आम मिलता था, अब वही आम सा जो है वो 190 रुपए में सेल हो रहा है। अब देखें कितनी, क्या ये बदकिस्मती नहीं है हमारी कि एक तो अजाब आता है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर, और हम फिर उस अजाब में मुनाफाखोरी शुरू कर देते हैं। और मैं बड़े अफसोस के साथ यहाँ पर ये कहूँगा कि हम करते क्या हैं कि वो मुनाफाखोरी से पैसे कमाकर फिर हम क्या करते हैं जी, हम हज पे जाएंगे इन्हीं पैसों से। अब बड़ा मुनाफा कमा लिया, चलें हज करके आते हैं, क्या फ़ायदा? आपने गरीब को लूट लिया, गरीब के पास 2 वक्त का खाना नहीं है और आप उसको लूट कर अपनी हज के लिए ऐसी चीज़ें जा रहे हैं, के लिए जा रहे हैं। ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब देखें कपड़े की कीमत जो है वो 10% उसमें इजाफा हो चुका है पेट्रोल की कीमत बढ़ने से। 110 रुपये से नीचे आई पेट्रोल की कीमत, 100 रुपये तक आई, 102 तक आई, फिर 75 तक आ गई। 75 से अचानक 25 रुपये बढ़ाकर जब 100 रुपये तक कीमत गई, जब नीचे आई तब कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। वही 75 से 100 तक गई है तो 10% कपड़े की कीमतों में इजाफा हो गया। लकड़ी की कीमतों में 1 फिट में 150 से 200 रुपये तक का इजाफा हो गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं फजील, ये मामला ऐसे हैं कि इस पे हमें ठीक करने के लिए एक वक्त चाहिए होगा, वक्त दरकार होगा। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर हमारी इंतज़ामिया, हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर गौर करेगी और इन मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएगी। बहुत शुक्रिया फजील आपके आने का। तो नाज़रीन इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी को संवारें तो इसके लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग बेहतरीन होनी चाहिए। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब की जान से, जबकि ड्रेसिंग जो है वो फेमस डिज़ाइनर हसन मज़हर की जान से की गई है। अगर आप चाहते हैं कि हसन मज़हर की आउटलेट पे जाएं तो उसके लिए आपको कोहिनूर प्लाजा शॉप नंबर 55 और 56 में जाना पड़ेगा, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है। आजकल वहाँ पे सेल भी लगी है। तो अगर आप अपनी शख्सियत को 4 चांद लगाना चाहते हैं, बेहतरीन कुर्ते खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए डिज़ाइनर हसन मज़हर की आउटलेट का रुख करें। तो हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं किचन में, देखते हैं कि आज शेफ सलमान क्या बना रहे हैं और कौन सी नई डिश होगी जो कि आज मुझे सीखने का मौका मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? मैं भी बेहतरीन हूँ। शेफ सलमान क्या बनाने जा रहे हैं आज? हम क्या नई चीज है जो कि आज आप सिखाएंगे? जैसा कि हमने कल भी स्नैक बनाए थे तो मैंने कहा चले ये वीकेंड पूरा स्नैक पे बनाते हैं। आज हम बना रहे हैं फिंगर फ्राइड चिकन। फिंगर फ्राइड चिकन, जो कि बहुत ज्यादा क्रिस्पी मजे का और बहुत ही क्विक रेसिपी है जो आप घर में इजीली बना सकते हैं। फिंगर फ्राइड चिकन की अगर खास तौर पे बात की जाए, मूवी देखते हुए इस तरह की चीजें अगर आपके पास पड़ी हो, साथ में बेहतरीन कोल्ड ड्रिंक चिल्ड हो फुल, और आप खा रहे हो, बड़ा मजा आता है। बड़ा मजा आता है, आपकी मूवी का मजा भी डबल हो जाता है और जरा क्रंची क्रंची होता है ये, तो इस वजह से टेस्ट इसका बड़ा जबरदस्त किस्म का होता है। मेरे मुंह में तो नाज़रीन पानी आ रहा है और मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी ये बन जाए ताकि हम इसे टेस्ट कर सकें। तो रेसिपी मैं चाहता हूँ सलमान आप इसकी बताएं। जी बिल्कुल, रेसिपी बता देता हूँ। रेसिपी के लिए हमें बोनलेस चिकन चाहिए पूरा फिला। इसके लिए आप बोनलेस की फिंगर कटिंग करनी, थोड़ी सी मैं फिंगर कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए आप थाई भी यूज कर सकते हैं, चेस्ट भी यूज कर सकते हैं। थाई यूज करेंगे तो वो ज्यादा जूसी बनेगा। ऑप्शन आपके पास, आप कोई भी दोनों में से ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, फिला कटिंग जो है वो शेफ सलमान की जान से की जा रही है और आप देख भी सकते हैं कि कट भी खुद कर रहे हैं। मतलब चिकन का मुकम्मल चेस्ट का पीस इन्होंने ले आए थे और कटिंग जो है वो खुद कर रहे हैं। वैसे कटिंग खुद की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक और साफ सुथराई के साथ
चीजें जो है वो तैयार कर सकते हैं। क्यों शेफ? जी, खाना जो है ना, खाना डिपेंड ही आपकी कटिंग पे बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि आपकी कटिंग अच्छी है ना तो उसका लुक, उसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा आता है। जब वो आप देखने में अच्छी लगती है, खाने में तो ऑटोमेटिकली वो अच्छी बन ही जाती है। कटिंग आनी चाहिए, क्योंकि सिंपल सी ये मेथड होता है। मैंने आगे भी एक सेगमेंट में वो कटिंग भी सिखाई थी। अगर वो आप नॉर्मली सीख लें तो आप कोई भी खाना बना सकते हैं, क्योंकि वो हर फूड में, हर खाने में वही कटिंग चलती है। अच्छा, रेसिपी क्या होगी शेफ सलमान इसकी? रेसिपी भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि ये फ्राइड आइटम है, फ्राइड हम इसको फ्राइड करेंगे, इसकी कोटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं आपको चिकन की मैरिनेशन बता दूं। चिकन हमने काट लिया ऐसे फिंगर चिकन काट लिया। फिंगर चिकन जब हमारा कट जाएगा, हमने इसको मैरिनेट करना है। मैरिनेशन में आपको बता दूं, मैरिनेशन में हमने इसमें डालना है क्रश चिली डालनी है, ब्लैक पेपर डालनी है, सॉल्ट डालना है, रेड पेपर डालना है, गरम मसाला डालेंगे, खुश्क धनिया डालेंगे और क्रीम डालेंगे, और इसके बाद लेमन डालेंगे। लेमन डालने के बाद हमने कोशिश करनी है इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में कवर करके रख देना है। जितना ये मैरिनेट होगा उतना ही आपका ये सॉफ्ट हो जाएगा, टेस्ट भी इसका डेवलप हो जाएगा और अच्छा बन जाएगा। मैरिनेट करके आपने जब इसको रख देना है, जब बाद में आपने फिर इसकी कोटिंग के बारे में बताता हूँ। इसकी हमने फिर करनी है कोटिंग का बता देता हूँ। कोटिंग के लिए ऑल पर्पस फ्लोर चाहिए, जो फ्लोर आम घरों में मैदा जिसको बोलते हैं वो यूज करना है। उसमें आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस जस्ट उसमें चिकन पाउडर ऐड करना है, सॉल्ट करना है और ब्लैक पाउडर। ये आपके जो कोटिंग है उसकी मैरिनेशन है। मैरिनेशन उसकी अब आपने उसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको मैं मेथड सारा बताऊंगा, वो साथ साथ बताऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, बल्कि आपको दिखाया भी जाएगा। उसके बाद हमने उसको कोट कर लेना है। कोट करने का तरीका भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। आपने जो आपका चिकन है मैरिनेट हुआ होना है, आपने उसको फ्लोर में डालना है, फिर पानी में डालना है, फिर उसकी कोटिंग करके फिर पानी में डाल के फिर फ्लोर में डाल के उसको फ्राई करना है। ये प्रोसेस पहले भी शेफ सलमान बता चुके हैं, और इससे ये होता है कि क्रिस्पी बहुत ज्यादा बनता है। मतलब अगर आप फिंगर चिकन तैयार करते हैं तो वो क्रिस्प उसके अंदर बड़ा जबरदस्त आ जाता है, क्योंकि क्रिस्प से आपका टेस्ट भी डेवलप होता है और उसका टेक्सचर भी बेहतरीन बनता है। जी बिल्कुल हनान, जैसा कि आप बता रहे हैं ये क्रिस्पी बहुत ज्यादा है, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा हमसे लोग पूछते हैं, इसकी रेसिपीज पूछते हैं। आपको मैं बेसिकली मेथड बताना चाहता हूं कि आप मेथड इसका सीख लें तो आप कोई भी चीज फ्राइड की इजीली बना सकते हैं। चाहे वो आप जिंगर बना रहे हैं, ये फिलेट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, आप घर में इजीली बनाएं। आप मेथड पे फोकस करें, आप मेथड देखें, ये बना लेंगे। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे हबीब कुकिंग ऑयल में। हबीब कुकिंग ऑयल की बात की जाए तो नाज़रीन, खास तौर पे हबीब कुकिंग ऑयल के अंदर विटामिन का ब्लेंड है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई इसके अंदर मौजूद है। विटामिन ए आपकी विजन को क्लियर करता है, विटामिन डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, विटामिन ई जो है वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिटेड है। और इसके साथ साथ खास तौर पे बात की जाए हार्ट के पेशेंट्स ही, तो उनके लिए हबीब कुकिंग ऑयल बेहतरीन है, क्योंकि इसके अंदर फ्लॉ कैटलिस्ट भी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी है, ओमेगा 6 फैटी एसिड भी है। हबीब बनास्पति खास तौर पे उसकी बात की जाए तो मार्केट के अंदर से मिलने वाला बनास्पति घी जो है उसके अंदर तकरीबन 20% तक ट्रांस फैट मौजूद होता है, जिसकी वजह से आप दिल की बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। तो इसलिए हबीब बनास्पति का अगर आप इंतखाब करते हैं तो इसके अंदर 1% से भी कम ट्रांस फैट मौजूद है, विच मीन ये आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बेहतर है। विटामिन का ब्लेंड भी इसके अंदर मौजूद है, विटामिन ए, डी और ई का, और साथ ही साथ इसे डबल रिफाइन तरीके से बनाया गया है, विच मीन इसको जितना रिफाइन किया जाएगा ये इतनी बेहतरीन तरीके से आपकी हंडिया बनाने में हेल्प करेगा, और इससे टेस्ट भी डेवलप होगा, अरोमा भी डेवलप होगा। तो बेधड़क जीने वालों के लिए हबीब बनास्पति और हबीब कुकिंग ऑयल, क्योंकि दिल का मामला है इसलिए दिल वालों के लिए। तो मैं चाहता हूं शेफ सलमान आप स्टार्ट करें रेसिपी को बनाना, और साथ साथ गाइड जरा करते चलें कि जी जैसा कि आपने बताया ये ऑयल डबल रिफाइन है। जैसा कि हम फ्राई कर रहे हैं, फ्राइंग के लिए डबल रिफाइन ऑयल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका बर्निंग टेम्परेचर ज्यादा होता है। जैसा कि हम देखते हैं रेस्टोरेंट में बनाते हैं, घरों में बनाते हैं, हमारा ऑयल जल जाता है। जल क्यों जाता है? क्योंकि हम उसका टेम्परेचर ज्यादा कर देते हैं। जैसे हमने उसको बॉइलिंग के लिए रखा है, हम किसी और काम चले गए, पीछे आए हैं तो वो सारा ब्लैक हो गया। जी बिल्कुल, हबीब कुकिंग ऑयल है जो इसकी डबल रिफाइन है, इसका बर्निंग टेम्परेचर ज्यादा है, बाकी सब ऑयल की निस्बत इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ये 260 प्लस से जाके बर्न करता है। जो दूसरे ऑयल है वो 200 तक जाते हैं, वो आपके बंद कर जाते हैं। आप घर में भी ट्राई कभी हो, आप अपना करके देख लीजिएगा। जब भी आपका कोई नॉर्मल ऑयल होगा 200 टेम्परेचर पे जाएगा, वो बंद कर जाएगा, उसमें से धुएं निकलने शुरू हो जाएंगे, और वो निकलने के बाद जो हंडिया उसमें पकती है वो भी जल जाती है, टेस्टलेस हो जाती है, स्मेल लेस हो जाती है। इसी वजह से ये डबल रिफाइन है। अच्छा, उसके बाद रेस्टोरेंट की बात करेंगे
फ्राइड आइटम हम रोज इधर कोई ना कोई अच्छी सी रेसिपी तो बनाते हैं। अगर आप इसको खाना चाहते हैं तो हमारा रेस्टोरेंट है एबी फूड्स मिल्लत रोड पे, आप वहां तशरीफ लाएं, वहां पे आपको प्योर हाइजेनिक और टेस्टी फूड प्रोवाइड किया जाएगा। रेसिपी के बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ भी सीखना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज है शेफ सलमान किचन के नाम से, आप हमें उधर टच कर सकते हैं, आपको हर तरीके से गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूं शेफ सलमान आप स्टार्ट करें इसे, और पहला स्टेप कटिंग के बाद क्या होगा, 1 बाय 1 गाइड करते चले जाएं। जी 1 बाय 1 में आपको अभी गाइड मेरा ख्याल मैरिनेशन की जाएगी इसकी। जी हम इसकी मैरिनेशन करेंगे, इसमें ऐड करेंगे हमारा जो चिकन है ये 1/2 kg है, इसके लिए हमें क्रश चिली चाहिए, क्रश चिली ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, मैं चाहता हूं शेफ सलमान आप इसकी मैरिनेशन करें। 1 बाय 1 स्टेप जो हैं आपने बता भी दिए हैं, हम बाद में भी डिस्कस करेंगे इसको, और जितनी जल्दी हो सकती है उसकी तैयारी की जाए ताकि हमारे साथ आज जो खास मेहमान मौजूद हैं उनको भी खिलाया जा सके। और खिलाने के साथ साथ मेरे तो अपने मुंह में बड़ा पानी आ रहा है और मैं चाह रहा हूं कि जल्द से जल्द ये तैयार हो और हम ये ज़बरदस्ती डिश जो है उसे ट्राई करें। तो हमारे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद हैं आज, उनका भी आपको तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मियाँ नईम साहब मौजूद हैं जी, जो कि चेयरमैन हैं PHMA के। तो वेलकम करते हैं नईम साहब आपको शो के अंदर। पहले क्योंकि खानों की गुफ्तगू हो रही थी, मौजूदा सूरत हाल से गुफ्तगू करने से पहले आपको खाने कितने अट्रैक्ट करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखें मैं एक देसी फूड लवर हूँ, झटका बंदा जिसे जो देसी फूड है वो मुझे अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और कॉन्टिनेंटल कभी कभी बस मुंह का टेस्ट जो है वो डेवलप करने के लिए, तो देसी फूड में जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो सारी जो हैं वो मुझे भी अजबर याद हैं। और हमेशा मेरी ये कोशिश होती है कि जहाँ कहीं भी दोस्तों के कोई गेट टुगेदर हो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन जो है वो देसी फूड का होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा टिपिकल स्पाइसी पाकिस्तानी पंजाबी फूड है। पंजाबी फूड कढ़ाई में बना हुआ और तेल में तैयार किया गया हुआ, देसी घी में, तेल में नहीं। अच्छा, देसी घी, ऑलिव ऑयल और मक्खन, इस चीज को बड़ा पसंद करते हैं देसी लोग। और हंडिया भी इसमें तैयार की जाए, वो कहते हैं ना कि माँ की हाथ की तैयार करदा दाल जो है वो भी देसी घी के अंदर, वो भी उंगलियां बंदा चाटता रह जाता है। कोई शक तो आपको भी देसी फूड लवर है? मैं फूड लवर। अच्छा, फूड लवर हैं, तो इसके साथ साथ बहुत सारी नई डिशेस ट्राई करने का मौका भी मिलता रहता होगा। और अगर खास तौर पे आप कुछ देख लेते हैं टीवी के ऊपर बनता हुआ तो घर पे जाके फरमाइश भी करते होंगे बेगम से कि आज खास तौर पे ये खाना तैयार किया जाए। सच मैं इतनी ज्यादा फरमाइशें वगैरह तो मैं नहीं करता, लेकिन अच्छा, डरते तो नहीं है वाइफ के साथ? मतलब शायद इस वजह से फरमाइशें कम होती हैं कि यार 2 से 3 दफा इसे कह दिया है तो अब वो गुस्सा करेगी। जिस तरह सब डरते हैं उसी तरह मैं भी डरता हूँ। यानी घर में चेयरमैन वो है, बाहर PHMA के चेयरमैन? ऑफ कोर्स इसके सिवा चारा ही कोई नहीं है। चारा कोई नहीं। और ये मर्दानगी भी नहीं है कि बंदा कहेगा जी मैं बहुत जो है वो बड़ा पहलवान हूँ घर में, मतलब घर में दबका लगा गया। ये कौन सी मर्दानगी है? ये तो देखें, अल्लाह ताला ने आपको एक लाइफ पार्टनर दिया, अल्लाह ताला ने उसके हकूक दिए हैं, अल्लाह ताला ने उसको घर का चेयरमैन उसको बनाया, अल्लाह ताला ने घर में उसने बच्चों को, आपके बच्चों की देखभाल करनी है। मैं समझता हूँ खाना पकाना बहुत बड़ी दूर की बात है, सबसे ज्यादा जो बच्चों की तरबियत है ना, आप उसका पे बैक नहीं दे सकते। वैसे आपने ना नईम साहब लड़कियों के दिल की बात कर दी है, वो वो चाहती है ना कि एक मर्द से सुनना, वो आपने सुना दिया। और आज मेरा ख्याल आप घर जाएंगे कि तो आपकी तवाज़ा बड़ी अच्छे तरीके से होगी। वो हमेशा होती है तवाज़ा। अच्छा, इसमें भी थोड़ा डिफरेंशिएट कर दे, अच्छे तरीके से तवाज़ा किस तरह से होती है? अच्छा, तवाज़ा नेगेटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस? तवाज़ा जो है ना, अगर आप देखें, गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट। बिल्कुल। ये अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बाजुकात लड़कियां रिस्पेक्ट मांगती हैं, खवातीन रिस्पेक्ट मांगती हैं, लेकिन उनको रिस्पेक्ट देना किस तरह से अपने मर्द को ये नहीं मालूम होता। अपना घर किस तरह से चलाना है ये चीजें मालूम नहीं होती, अपने बच्चों को किस तरह से संभालना है ये चीजें मालूम नहीं होती। देखिए हनान, ये बात ये है कि हमारी अनफॉर्चुनेटली ये मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, ठीक है। इसमें हम बड़ी मर्दानगी समझते हैं। बाहर बैठ के दोस्तों की महफिलों में हमारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारा एक अच्छा तबका, जिसको सेंसिबल लोग हम जिनको समझते हैं, कई दफा वो भी इस तरह की बातें करते नजर आते हैं कि लो जी घर में बुढ़ी दी की मजाल है। ये कोई मर्दानगी है? अल्लाह ताला ने निकाह के 2 बोल के साथ एक गैर औरत आपकी शरई पार्टनर बना दी, तो उसकी रिस्पेक्ट करना आप पे वाजिब हो गया। तो
आप अगर उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो ये मर्दानगी अच्छा मियां साहब, मेरा वैसे बड़ा अच्छा फ्रेंड सर्कल है, मैं उनमें जब भी बैठता हूं तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी कहता होगा मेरी अपनी बीवी के ऊपर बड़ी दास है। वो सारे यही कहते हैं, डरते हैं कि भाईजान टाइम पे घर जाना है और मामला घर के संभाल लें वरना बेगम नाराज हो जाएगी। है। इसको हनान डरना नहीं कहते, इसको पंक्चुअलिटी कहते हैं। ना ना ना, ये आप कवर ना करें मियां साहब, आप इसे डरना ही कहा जाए तो बेहतर है। नहीं, आप इसको डरना कह लें। ये डर की वजह से पंक्चुअलिटी मैं समझता हूं इसको डरना कह लें। ये मैं आई एम प्राउड ऑफ के अगर आप मुझे कहें कि जी आप घर में जाके डरते हैं तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें डरने वाली बात देखें, ये बात बैठ के कह देना कि जी घर की क्या मजाल है कि मेरे बगैर कोई चीज इधर की उधर हो जाए, ये मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला ने मर्द को ताकत दी है काम के लिए, अल्लाह ताला ने मर्द को ताकत दी है पैसे कमा के लाने के लिए, अल्लाह ताला ने मर्द को ताकत दी है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने बच्चों की नशो नुमा के लिए, अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए, अपने माहौल पैदा करना, तरबियत के लिए। आपने और औरत का जो नान नफका है वो आपके जुम्मे है। अल्लाह ताला ने आप अपनी ताकत उधर इस्तेमाल करें बजाय कि आप अपनी ताकत घर में जाके जो है वो शाउट करें और उस कमजोर औरत को, औरत कमजोर है, मर्द से तो कमजोर है, लेकिन बाद औरतें कमजोर नहीं होती, बड़ी ताकतवर नहीं। होती हैं। देखें अगर आप इसको मियां साहब ब्रेक का वक्त हो गया, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के साथ। तो नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ मियां नईम साहब मौजूद थे और गुफ्तगू जो है वो बड़ी चटपटी हो रही थी। तो मैं चाहता हूं अब थोड़ा सा गुफ्तगू को मौजूदा सूरत हाल की तरफ ले जाया जाए। मियां साहब क्या कहेंगे कि एक्सपोर्ट्स में कुछ बेहतरी आई है हुकूमत की जानिब से, जो पॉलिसियां और जो इनिशिएटिव लिए गए थे लॉकडाउन खत्म करने के वाले से, उससे कुछ बेहतरी आई है मामला में? देखें अगर हम वर्ल्ड वाइड ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसको देखें तो पूरी दुनिया की जो पेंडेमिक है इसके बाद इकोनॉमीज जो हैं वो श्रिंक हुई हैं, काफ़ी हद तक श्रिंक हुई हैं। बड़ी अगर कह दें बैडली श्रिंक हुई हैं, ये कहना बहुत ज़्यादा मैं मुनासिब समझता हूँ कि वो बैडली श्रिंक हुई हैं। तो उसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी जो पहले ही बड़ी श्रिंक थी तो हमारी ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में चली गई है। तो इस वक्त जो ये मौजूदा हालात हैं इनमें एक ही ऐसा मैकेनिज्म है, एक ही ऐसा पोर्टफोलियो है जो नेशनल इकोनॉमी को फ्रेश ब्लड इंजेक्ट कर सकता है, वो है एक्सपोर्ट्स। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पेंडेमिक में हमारी इंडस्ट्री ने परफॉर्म किया है बुरे हालात में। मार्च में, अप्रैल में, मई में मोर देन 50% जो है वो डिक्लाइन हुई थी जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, और हमारी इंडस्ट्री तकरीबन 48 दिन कंप्लीट बंद रही। और इसके बावजूद हमने अपने एक मजदूर को, एक लेबरर को भी ले ऑफ नहीं किया, किसी को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, किसी को तनहा नहीं छोड़ा हमने, और किसी की सैलरी में से एक पैसा भी नहीं हमने डिडक्ट किया। पूरी की पूरी सैलरीज और राशन जो बसात थी इंडस्ट्री की, उसने वो अपने लेबरर को, जो हमारी लाइफ लाइन है, उसको पे बैक किया। पे बैक नहीं किया हमने, ये हमारी ड्यूटी थी, ये हमारा फ़र्ज़ था कि वो अपना खून पसीना हमारी मशीनों पे बैठ के हमारे जो अर्निंग है उसमें शेयर करता है। तो हमारा भी हक था कि जब इस तरह के बुरे हालात हैं तो हम भी अपने मजदूर का साथ दें। तो पाकिस्तान में इस वक्त पैनिक बाइंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स जो हैं वो प्लेस हुए हैं हमारे पास। उसकी वजह है कि इंडिया में पेंडेमिक बहुत बुरे तरीके से उसको मुतासर किया है, तो बायर रिलेक्टेंट है इंडिया और बांग्लादेश में, चूँकि जो कोविड-19 है उसके केसेस पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा है और डेथ रेट भी वहाँ काफ़ी हाई है। तो उसकी वजह से बायर जो है वो टिल्टेड है पाकिस्तान की तरफ, और काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स हुए पाकिस्तान को इस वक्त मिल रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री इस वक्त अपनी कैपेसिटी का तकरीबन 80% फिल कर रही है। तो हम गवर्नमेंट जो है वो ऐसा हमें इसमें इतना ज़्यादा जो है वो शायद कर नहीं पा रही, शायद उनके पास फाइनेंसिंग की कमी है, या शायद वो उनकी इधर जो है वो। अच्छा मियां साहब, जो टैक्स रिटर्न्स के मामला थे उस पर कोई पेशरफ्त हुई है? नहीं, जो हमारे सेल्स टैक्स के मामला थे वो हमारा, चूँकि इस वक्त जो ऑर्डर्स हैं लेकिन उनके रेट्स बहुत कम हैं, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, वो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त पिंच कर रही है हमारी इंडस्ट्री को। तो हम ये समझते हैं, हमारा ये बहुत पुराना मुतालबा है कि आपका इंडस्ट्री ने साथ दिया है, आपकी गवर्नमेंट का साथ दिया और स्टिल दे रही है, तो आप भी चाहें 2 साल के लिए इसको सस्पेंड करें
17% सेल्स टैक्स है, ये हमारा पैसा है, आप हमें लेके दे नहीं पा रहे, तो आप हमें 1-2 साल के लिए इसको सस्पेंड कर दें। हाँ, ये बेहतर हो सकता है ताकि इंडस्ट्री जरा बूम में आ जाए और अपनी स्टेबिलिटी, इंडस्ट्री अपने पैरों पे आ जाए, तो फिर उसको हमारे साथ बैठ के नेगोशिएट कर लें, सिंगल डिजिट पे ले आए। कौन चाहता है कि वो इस मुल्क को चलाने के लिए टैक्स ना दे? कोई बिजनेसमैन, मैं नहीं समझता कि वो टैक्स अविजन चाहता है, लेकिन इसका निज़ाम इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतने इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ब्राइबरी के इतने बाजार गर्म हैं कि हम उस टैक्स नेट में आना नहीं चाह रहे, हमारी जो जनरल पब्लिक है। अगर आप इसको ईजी बना दें, आप इसको सेल्फ असेसमेंट पे ले आए कि जी आप अपनी इनकम के हिसाब से आप अपना टैक्स अदा करें जिस तरह पूरी दुनिया में है, तो मैं ये समझता हूं कि ये निज़ाम बहुत बेहतर हो सकता है और हमारा जो टैक्स नेट है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बड़ा हो सकता है। लेकिन मियां साहब, अगर कोरोना की सूरत हाल से पहले की गुफ्तगू की जाए तो तब भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे जो हमारे एक्सपोर्टर्स को, हमारे ताजरों को तो हुकूमत से थे, ये तब नहीं हल कर पाए, तो अब अगले सालों में जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स कोरोना के आएंगे उसके बावजूद किस तरह से हल कर पाएंगे? देखें, जो आफ्टर शॉक्स आने शुरू हो गए हैं, बहुत बड़ी तादाद में जो है वो बैंक्रप्सी फाइल होंगी आने वाले 5-6 महीने में, जो हम देख रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी जो इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं, उसकी वजह है कि देखें इस पेंडेमिक की वजह से क्रूज इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो गई, एयर इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो गई, सिनेमा इंडस्ट्री बिल्कुल बंद है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बंद है, नाइट क्लब जो उनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यूरोप की वो बंद है। तो टूरिस्ट यूरोप में यही अट्रैक्शन के लिए जाता था, कैसीनोज बंद है, तो इस अट्रैक्शन की वजह से टूरिस्ट जो है वो जा रहा था। अब टूरिस्ट भी नहीं जा रहा, आपको पाकिस्तान से ट्रैवल करेगा वो 14 डेज जाके यूरोप में क्वारंटाइन होगा होटल में, तो किसी का दिमाग खराब है वो तो वो वही जाएगा जिसके पास या तो कोई बहुत एमरजेंसी है या जिसकी फैमिली उधर है या जो पासपोर्ट होल्डर है। तो वैसे आमतौर पे जो 80% ट्रैवलर है वो इस वक्त अपने घर में बैठा है। तो जब हमने ये देखा है, हमने भी पूरी दुनिया विजिट किया, हमने देखा है कि ट्रैवलर ही जाके, टूरिस्ट ही जाके मनी स्पेंडिंग करता है, ठीक है ना, और वो जहन ये बना के जाता है कि मैं घर से पैसे लेके जाऊंगा और वहां पे खर्च के आऊंगा, मतलब वो जहन बना के जाता है ना, ट्रैवलिंग के मद में पैसे खर्चेगा, शॉपिंग करेगा, वहां पे रेस्टोरेंट्स में खाने खाएगा, तो एक मुल्क का पैसा दूसरे मुल्क में जाएगा। तो हमारे मुल्क में भी बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन नॉर्दर्न एरियाज की वजह से हुई थी, काफी बूम मिलना शुरू हुआ था और बीच में कोविड आ गया। नहीं, वो कोविड की वजह देखें, ये पेंडेमिक अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस आफत से हमें जल्दी से जल्दी पूरी दुनिया को निजात दिलवा दे। अदरवाइज आने वाले वक्त में जब टूरिस्ट नहीं जाएगा, लोगों की उधर भी जो लोग हैं, जो उधर के रेजिडेंट हैं, यूरोप के, अमेरिका के, दूसरी दुनिया के, उनकी बाइंग पावर जो है वो बड़ी बुरी तरह मुतासर हुई है, बड़ी बुरी तरह मुतासर हुई है। देखें 3-4 महीने वो लॉकडाउन में रहे हैं, गो उनकी गवर्नमेंट्स ने काफ़ी बड़े पैकेजेस दिए हैं उनको, लेकिन देखें एक काम करने वाला बंदा घर बैठ के, फारग बैठ के कितनी देर तक खा सकता है। तो उधर भी बाइंग पावर बड़ी ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हुई है। तो आने वाला वक्त कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा। अगर ये पेंडेमिक और ये जो कोविड-19 है, अगर ये प्रोलॉन्ग करता है कोई 1 साल 6 महीने, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल पैदा होंगे इंडस्ट्री के लिए। पहले भी हालात फेवरेबल नहीं है, आज भी जो हम काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन उसके जवाब में गवर्नमेंट हमें वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने के लिए किसी जगह भी हमारे साथ कोई टेबल नेगोशिएशन नहीं हो पा रही। आखिर क्या वजह क्या है? लॉक कहाँ पे बरकरार है, किस वजह से बरकरार है? इस लॉक को तोड़ने के लिए कोई ना कोई एज अ की तो काम करना पड़ेगा आपकी, चाहे पीएचएमए की जो लीडरशिप है वो करे या फिर गवर्नमेंट के कोई एमपी एमएनएस को साथ लेके मिनिस्ट्री के साथ मुलाकात कीजिए। डिलेमा है ये कि पेंडेमिक से पहले भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने कभी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया। ये डिलेमा है, हमारी सोसाइटी का डिलेमा है, और आज भी यही सूरत हाल है। इसमें जब आपने कोई टेक्सटाइल पॉलिसी बनानी है, जब आपने कोई किसी किस्म की इमरजेंसी के कोई हालात है जिस तरह के आजकल है, तो आपको अकॉर्डिंगली स्टेक होल्डर्स को टेबल पे बिठा के उनके साथ निगोशिएट करना चाहिए कि भाई आपके हर्डल्स के जो मामलात हैं वो हमें आप बताएं, हम आपके साथ बैठ के उनको, अगर आप पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते तो मिनिमाइज तो कर सकते हैं। आप हमें बैठ के हमारी मसाइल सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मसला कहाँ है, इंडस्ट्री को इस वक्त चलने में क्या क्या मसाइल दरपेश हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्यों ज़्यादा है, इसको कैसे कर्टेल किया जा सकता है, इसको कैसे कम किया जा सकता है। अगर आप हमें बैठ के सुनेंगे,
आप हमारी 10 बातें सुनेंगे, 5 अगर आपको अट्रैक्ट करेंगी, 5 मानेंगे, तो उससे इंडस्ट्री को फायदा होगा, बूम मिलेगा, आप बहुत सारे मामलात को हल करने की तरफ जा सकेंगे। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को मियां साहब के साथ आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि किचन में मैं मौजूद हूं और आज जो चिकन तैयार किया जा रहा है उसकी रेसिपी भी बताई गई है और काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है, फ्राई किया जा रहा है उसे अभी। तो मैं चाहता हूं कि रेसिपी जो है वो शेफ सलमान की जान से बताई जाए, क्योंकि फ्राई करने से पहले डबल तरीके से हमने इसे जिस तरह से मैदे के अंदर रुस दिया था, और मैं चाहता हूं आप जरा दोबारा वो बता दें ताकि जो ऑडियंस मिस कर गए हैं उनको पता चल सके कि मैरिनेशन के बाद का प्रोसेस। जी बिल्कुल, हमारा जो हाफ मटेरियल है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, हनान रेडी कर रहे हैं, बल्कि रेडी कर चुके हैं। कुछ आपके लिए रखा है जो हम आपको दिखा सके मेथड। मैं मेथड आपको ना ये बता देता हूं। चिकन जो आपका मैरिनेट है इसको आपने फ्लोर में डाल लेना है। फ्लोर में डालने के बाद आपने इसको एक बार हल्का सा कोट करना है। कोट करने के बाद आपने इसको पानी में डालने के, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा डिमांड्स है, बहुत फीमेल्स हैं जो मैसेजेस करते हैं, बल्कि पूछते हैं कि ये कोटिंग हम घर में करते हैं, घर में क्यों नहीं हो पाती। वैसे जो क्रिस्प आना चाहिए आपके चिकन के अंदर वो क्यों नहीं आ पाता, रेस्टोरेंट में ही क्यों मिलता है वो क्रिस्प, उसकी वजह आपको शेफ सलमान की जान से अब ये बताई जा रही है। ये ध्यान से सीख ले, क्योंकि इससे डबल क्रिस्पी जो आपका फिंगर चिकन है वो तैयार होता है। जी, इसको आपने एक बार पानी में डाल लेना। पानी में डालने का मकसद ये है, जब इसको पानी लग जाएगा तो फ्लोर इसके ऊपर इसकी कोट करेगा। हाथ से हमने इसकी क्रम्स बनाने हैं, मैं क्रम्स बनाने आपको सिखाता हूं। इसको बना लिया आपने, बिल्कुल ऐसे आपने बिल्कुल हल्के से हाथ से आपने इसको ना मिक्स करना है, हिलाना है, इसको दबाना नहीं है। जो आपका चिकन है ना, चिकन को प्रेस नहीं करना, जो आपके क्रम्स होंगे वो टूट जाएंगे। इसको आपने बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से घुमाई जाना है, मिक्स करी जाना है। वो जो पानी लगा होगा जो फ्लोर को, वो उसके ऊपर कोटिंग करेगा। फिर आपने यही तरीका दोबारा एक बार इस्तेमाल करना है। सेम इसी तरह ये देखें, हल्की सी कोटिंग ऊपर आ गई है, सेम ऐसे ही आपने इसको पानी में डाल देना है दोबारा। पानी नॉर्मल रखना है, कोई भी मतलब ज्यादा लोग कहते हैं कि पानी में ये डालना है वो डालना है, पानी ठंडा होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। बस आप ये मेथड को फॉलो कर लें, आपके फ्राइड चिकन, क्रिस्पी चिकन बिल्कुल मजेदार सा आपके घर में बन जाएगा बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ जरा इधर भी नजर दोहराएं शेफ, देखें जरा इस काबिल हो गए हैं कि इनको अब फ्राइंग से निकाला जा सके। जी, इसको 5 से 10 सेकंड के लिए और फ्राई कर लें, फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। 5 से 10 सेकंड जी और फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर जरा थोड़ा और ब्राउन हो जाए और जबरदस्त सा क्रिस्पी सा बन जाए। देन हम इसे जो है वो प्लेट में निकालेंगे। तो जिस चीज पे प्लेस करना है, चाहे वो ट्रे हो, प्लेट हो या पैन हो, तो उसके अंदर आप टिश्यूज पहले इसे रख लें ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो टिश्यू अब्जॉर्ब कर लें, देन इसकी प्रेजेंटेशन की जाए। जी, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब आपने इसको फ्राई करना है, अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आपने इसको हाफ डन कर लेना। हाफ डन करने से ये होगा, आपका चिकन अच्छे से पक जाएगा। आप हाफ डन करके रख सकते हैं। जब रख लेंगे उसके बाद जब आपके गेस्ट आते हैं, जब भी आप बनाना चाहते हैं, तो आप 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करें, आपका क्रिस्पी चिकन रेडी हो जाएगा। ऑयल का टेम्परेचर आपने देखना, जब आप री-फ्राई करते हैं या जब आपने देखा कि आपका चिकन पक गया, आप निकालने लगे, आपने फ्लेम थोड़ा सा तेज रखना है। फ्लेम थोड़ा सा तेज रखेंगे तो जो उसका ऑयल होता है वो खुद ही निकल जाएगा, वो बिल्कुल ऑयल फ्री हो जाएगा। जब ऑयल ठंडा होता है, उसका टेम्परेचर कम होता है, तो वो जो भी चीज आप फ्राई कर रहे होते हैं उसमें ऑयल रह जाता है, वो ऑयल छोड़ नहीं पाती। इसी वजह से आपने उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे आपका हनान, इसको निकालें आप। मेरा ख्याल निकालना चाहिए अब, और स्मेल भी जो इसकी आ रही है वो बेहतरीन है। वो निकाले, हम इसको फ्राई करेंगे मैं निकालने की इसे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ये पक चुका है और मैं चाह रहा हूँ ऑयल अच्छे से निचोड़ लिया जाए इसके, ताकि हम इसे प्लेस कर सकें। जी, ये देखें, ये हमारा कोटिंग भी हो चुकी है। ये देखें साइडों पे लगे हुए क्रम्स, ये मैं आपको एक तोड़ के दिखा देता हूँ। ये होते हैं क्रम्स, इसको हमने फ्राई में डाल देना है ऑयल में। ये देखें, अभी हनान आपको ये 5 से 10 सेकंड बाद निकाल के भी दिखाएंगे।
इसके क्रम्स कितने अच्छे बने होंगे वो आपको खुद ही दिखाएंगे। अच्छा, क्रम ये डालते ही इसे फौरन हिलाने नहीं लग जाना? नहीं, बिल्कुल इसको नहीं हिलाना, इसको 30 सेकंड के लिए आपने इसको हिलाना नहीं है, आपने इसको फ्राई होने देना। जब 30 सेकंड हो जाएंगे तो आप इसको निकालेंगे। इससे पहले निकालेंगे जो आपके क्रम्स होंगे वो बिल्कुल टूट फूट जाएंगे। ठीक है। अच्छा शेफ सलमान, ये भी बताइएगा कि खास तौर पे इसको अगर एक्स्ट्रा आपने टेस्टी बनाना हो तो कोई स्पाइसेस हैं या ऐसे वो कोयले के ऊपर खास तौर पे पहले तैयार किया जाए या धुआं थोड़ा सा उसका लगा दिया जाए, उससे मजीद टेस्टी होने के चांसेस होते हैं? कुछ इस तरह के डिशेस के अंदर चेंजेस अगर लानी हो? जी, अगर आप पाकिस्तानी कोई खाना बना रहे हैं तो उसमें आप ऐसा मेथड ऐड कर सकते हैं। आप उसमें कोयला वगैरह, जब आपका खाना पक जाए आप कोई बाउल लेके कोयला रख के उसमें ऑयल डाल के उसको बंद कर दें, वो हो सकता है। फ्राइड में ये है कि आप इसमें ऑरिगेनो डाल सकते हैं, आप इसमें चीज ऐड कर सकते हैं। अगर ज्यादा स्पेशल बनाना चाहते हैं आप चीज ऐड कर लें। चीज से ये होगा कि ये बहुत ही ज्यादा मजे का बन जाएगा। बिल्कुल, मैं चाहता हूं शेफ सलमान आप इसे कंटिन्यू करें, उसकी प्रेजेंटेशन करें, क्योंकि शो में वक्त कम रह रहा है, तो मैं चाह रहा था कि अवाम को दिखा दिया जाए जो चीज़ हमने आज तैयार की है। तो हमारे साथ मियां नईम साहब मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी गुफ्तगू की। अब थोड़ा सा ज़रा मौजूदा सूरत हाल से हट के गुफ्तगू कर लेते हैं, लाइटर मूड के ऊपर। मसाइल को तो डिस्कस किया हमने, थोड़ा लाइटर मूड के ऊपर डिस्कस करते हैं। मियां साहब, मैं आपसे एक लफ्ज़ पूछूंगा, उस लफ्ज़ को सुनते ही आपके जहन में जो चीज़ आए उसे एलेबोरेट कीजिएगा, ठीक है? स्टार्ट करें मियां साहब। शहर फैसलाबाद। जिंदा दिलों का शहर। जिंदा दिलों वालों का शहर। फेवरेट खाना? देसी मुर्ग कढ़ाई। देसी मुर्ग कढ़ाई। फेवरेट गाना? हम तेरे अजनबी शहर में। हम तेरे अजनबी शहर में। मियां साहब गुनगुना भी लेते हैं, मैंने थोड़ा सा सुना। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं मियां साहब, मतलब ना भी आप अच्छा ना गुनगुनाते हो, जो लफ्ज है वही जिस तरह से बोलते हैं सिंगर्स, वो बोल के सुना दें, ताकि अगर आपकी मिसेस घर पे देख रही हो तो क्या बात है वो फिर। तेरे अजनबी शहर में क्या बात, ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मियां साहब आप तो बड़े जबरदस्त सिंगर हैं और इतना अच्छा गुनगुनाते हैं। कॉलेज लाइफ में लड़कियां तो काफी मरती होंगी आप पे वैसे। ओ मेरी बात सुने, ये पुरानी बातें आप पुरानी बातें, मैं तो वो गड़े मुर्दे उखाड़ना ही हमारा काम है। आप ऐसे गड़े मुर्दे उठाएंगे तो हमें मुर्दा बना दिया जाएगा। घर जाते ही हमें लिटा दिया जाएगा नीचे। अच्छा मियां साहब, वैसे जब आप ड्रेसिंग सेंस अभी भी आपकी माशाल्लाह काफी अच्छी है। अभी का क्या मतलब यही तो मैं कहने लगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर भी जब जाते थे तो बेहतरीन होगी। हमेशा से अल्लाह ताला ने, हमेशा से है ना, तो इस तरह की बंदों पे लड़कियां बड़ी अट्रैक्ट होती हैं। नहीं देखे मेरी बात सुने, कभी किसी ने मोहब्बत का इजहार किया? देखे मेरी बात सुने, मैं नहीं सुनूंगा, मैं जो सुनना चाहता हूं मैं वही सुनूंगा। देखे मेरी बात सुने, ये एक ऐसी सोसाइटी है कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अवॉइड नहीं की जा सकती, जिनको आप बयान भी नहीं कर सकते और अवॉइड भी नहीं कर सकते। नहीं मियां साहब, ऐसी बात नहीं है कि बयान नहीं किया जा सकता, बयान तो हर चीज को किया जा सकता है, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा घबरा रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल घबराने वाला नहीं हूँ। देखें मुझे, अच्छा किसी ने इश्क का इजहार किया आज तक? देखें मैं मियां साहब बात क्यों उतार रहे हैं आप? यकीन जानिए हम जानना चाहते हैं जो नाज़रीन। मैं भी ऐसा हुआ हो अच्छा। और यकीनन आपके साथ भी हुआ होगा, सबके साथ होता है। ऐसा होता है कि आप जब यंग एज में होते हैं और आप शादीशुदा नहीं होते तो अट्रैक्शन होती है आपको, किसी न किसी जगह से ऑफर्स भी होती हैं, हुआ होगा ऐसा, मैं कोई इसको डिनाई नहीं कर रहा। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। मियां साहब, जिंदगी में पहली दफा किसी लड़की के लिए गाना गुनगुनाया हो, किस एज में गुनगुनाया आपने? लड़की के लिए तो गाना कभी गुनगुनाया नहीं, इतना तन्हाई में, मतलब कोई ना कोई तो पसंद होता है और बाजुकात लड़कपन में खुमारी भी थोड़ी सी होती है। ये आज आपने क्या फ्रेम बनाया है, क्या जबरदस्त आपने मुझे उसमें फिट करने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो देखो गाना तो काफी ज्यादा गुनगुनाते रहे हैं, कॉलेज लाइफ में काफी ज्यादा पार्टिसिपेट भी करते रहे हैं फंक्शंस में। अच्छा बेगम को कभी गाना गुनगुना के सुनाया? नहीं कभी नहीं, कभी सुनाइएगा जनाब, क्या पता वो सुनना चाहती हो आपसे, इसलिए आपको मजे मजे के खाने खिलाती हैं। आप कभी गुनगुना के सुनाइएगा, फिर देखिएगा क्या रिस्पांस मिलता है। पूरा एक गाना याद करते हैं, अब आपके कहने पे इसकी भी ट्राई करते हैं, शायद इससे हालात बेहतर हो जाए। बिल्कुल हालात बेहतर हो जाए। अच्छा मियां साहब, ट्रैवलिंग इज द बिगेस्ट एजुकेशन। मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ट्रैवलिंग इज द बिगेस्ट एजुकेशन। बिल्कुल ठीक। बिजनेस
पैशन पैशन है, इश्क के बगैर बंदा नामुकम्मल है। आए, क्या बात है। मियां साहब को भी इश्क इसका मतलब हुआ है, लेकिन अक्सर औकात मियां साहब इश्क तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है, आबाद भी करता है, नो डाउट किस जगह पे आबाद करता है, लेकिन बहुत कम केसेज है। देखें मेरी बात सुने, आबाद तब करता है, इश्क आबाद तब करता है जब आप उसके साथ हो जो आपका पार्टनर है। वैसे ये कहा जाता है कि अल्लाह और उसके नबी से सच्ची मोहब्बत, सच्चा इश्क वही होता है। देखें वो तो एक हाइट है ना, उसके बगैर तो हम एक एक सांस जो है वो हमारा वक्फ है। इश्क हमारे वो है, मोहब्बत की जा सकती हमारे है किसी आका मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक एक सांस हमारा, एक एक सांस उनका मरहून मिन्नत है, बेशक। उनका मशकूर है कि उनकी वजह से वो वजह कायनात थे, उनकी वजह से हम आबाद हैं, हम दायम हैं, हम कायम हैं। अदरवाइज जिस तरह के हमारे अमाल थे, जिस तरह पुरानी जो हमारे पैगम्बर्स की उम्मतें थीं, जिस तरह उन पे अजाब आए, तो हम में कौन सी ऐसी बुराई है जो हमारे में नहीं है? तो हम किस वजह से बचे हैं? हम रहमतुल्लिल आलमीन की वजह से बचे हुए हैं, हम पाइतन पाक की वजह से बचे हुए हैं, और ये अल्लाह की करम नवाजी है। इस मैं समझता हूं कि हम सजदा शुक्र 24 घंटे सजदा शुक्र में रहें कि अल्लाह ताला ने हमें खातमुन नबीयीन सरकारे दो आलम की उम्मत में से पैदा किया। हमें यह मौका मिला है कि हम उस उम्मत के, उस नबी के उम्मती हैं जो रहमतुल्लिल आलमीन है, जो काफरों के लिए भी रहमतुल्लिल आलमीन है, जो मुसलमानों के लिए भी रहमतुल्लिल आलमीन। हमें पता है इंशाल्लाह आखिरत में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अपने साथ ही आप बख्शिश का जरिए ही हमारे नबी हैं हमारे। बेशक। अच्छा मियां साहब, मियां बीवी, बहुत मुतबर्रक रिश्ता, बच्चे, जिंदगी, मनपसंद सियासतदान? कभी इमरान खान थे, कभी इमरान खान थे। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है इमरान खान साहब आपके लिए, और आप ही के सपोर्टर्स और वोटर्स की जान से। इसलिए यकीन जानिए अभी भी 3 साल आपके पास हैं और अवाम को सर्व कर सकते हैं, आप उनकी खिदमत कर सकते हैं। अब छोड़ें इस तरह की सियासत को, तनकीद की सियासत को और बदलों की सियासत को, अवाम पे और उनकी फलाह पे थोड़ा ध्यान दें। तो मनपसंद खेल मियां साहब? फुटबॉल। अच्छा जी, अगला सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाता जाऊं कि यहाँ पे हमारे शेफ ने फिंगर चिकन जो है वो तैयार कर लिया है शेफ सलमान ने, और बड़ी ज़बरदस्त अरोमा भी उठ रहा है और क्रिस्पी भी बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा राना साहब, मियाँ साहब, कि कोरोना की वैक्सीन आपके पास मौजूद है, 3 शख्स हैं, उनमें से किसको देंगे? राना सनाउल्लाह, मारवी मेमन, बिलावल भुट्टो जरदारी। इन तीनों में से किसको देंगे? मारवी मेमन को। मियां साहब आपका झुकाव थोड़ा खवातीन की तरफ है। मानते हैं आप? ठीक है जी, मर्द हैं इसलिए झुकाव खवातीन की तरफ तो होगा ही, नेचुरल फिनोमेना है। देखें जी, मियां साहब ने माना इस चीज को, और खूबसूरती किस इंसान को अट्रैक्ट नहीं करती वो क्या। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि मोहब्बत एक बार नहीं बार बार होती है, ये बात ठीक है? आपको बार बार हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। एक ही बार हुई और शादी के बाद हुई। मियां साहब, शो का वक्त खत्म हो गया, वरना और भी बहुत सारे सवालात थे जो मैं आपसे पूछना चाहता था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब इस सेशन को स्टार्ट करेंगे तो बाकी सवालात भी आपसे पूछूंगा। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।